कर दो, तभी स्टार्ट कर दो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हम लोग यहाँ पर थे, पेसिमिज़्म ऑफ थिएटर पे बात करनी थी, होनी थी। पेसिमिज़्म ऑफ थिएटर, असल में पेसिमिज़्म का मतलब क्या होता है? पेसिमिज़्म का मतलब होता है कि आप जो है ज़िंदगी से और बाकी सारी चीज़ों से अपने आप को, मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना, एकदम गमगीन हो जाना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाना। एक होता है नॉर्मल लेवल एंग्जायटी जिसको कहिए, या गम का आना, तो वो तो नॉर्मल है, गम तो है। ये गम तो भाई इंसान की कैफियत ही गमगीन है, तो गम में ही रहता है ज़्यादातर, खुश बहुत कम होता है। लेकिन ऐसा गम जिसकी वजह से जो आपकी पूरी जो वर्ल्ड व्यू ही अब ग्रे हो गई है, ये कुछ अब सही नहीं होगा, पेसिमिज्म उसको कहते हैं। पेसिमिज्म का एक मिसाल समझिए कि बैटिंग करने गए और पहले हम सोच जहन बना हुआ है कि हम तो भाई पहले ही बॉल पे बोल्ड आउट हो जाएंगे, ठीक है, पहले ही बॉल पे बोल्ड हो जाएंगे, इस तरह का पेसिमिज्म होता है। इसी के अपोजिट वर्ड होता है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है कि फुल कॉन्फिडेंस कि अरे पहले बॉल पे 6 रन मारेंगे, ठीक है, मतलब हर चीज अच्छा अच्छा देखना। पेसिमिज्म का मतलब होता है हर चीज में बुराई, हर चीज में बुराई देखना। ये पसंदीदा अमल नहीं है दीन के मामले में कि हर चीज में बुराई देखो, हर चीज में अच्छाई देखनी चाहिए, कि कुछ बुराई में भी अच्छाई हो जाए, कि कैसे ये हो गया तो उससे ये फायदा हुआ, तो एक अच्छाई देखनी चाहिए लोगों में, ठीक है। पेसिमिज्म ऑफ द थिएटर देखें, ironically, this philosophy emerged in those countries where by the beginning of our century there were no illiterates, where while the southern part of Europe still enjoyed sweet ignorance. आप देखेंगे ये जो फिलोसफी फैली है पेसिमिज्म की, या जो एकदम गमगीनियत की, जो आगे बढ़ के नाहिलिज्म और अब्सर्डिज्म की तरफ चली जाती है, उसमें असल में ये चीजें फिलोसफी फैली कहाँ से? रिच यूरोप की तरफ से, जो पहले से अमीर यूरोप था, वो यूरोप जो बहुत ज्यादा माल कमा रहा था, वो यूरोप जो है कि बाकी के मुकाबले में ज्यादा पढ़ा हुआ था। तो वही हमने कल भी बात की कि ज्यादा पढ़ा हुआ तबका शराबखोरी में ज्यादा था, ज्यादा पढ़ा हुआ तबका ही जो है कि जुए और पॉर्न में ज्यादा था, जैसे हमने कल चीजें देखी थी। आज वही बात आ रही है कि पेसिमिज्म में भी सबसे ज्यादा ये लोग, सबसे ज्यादा डिप्रेशन इनमें है। आप देखते हैं बॉलीवुड स्टार्स कितने डिप्रेशन में रहते हैं, और जो है कि हॉलीवुड स्टार्स कितने डिप्रेशन में होता है, सुसाइड होता रहता है इन लोग का, आने जाने इधर उधर, आम आवाम से ज्यादा इनमें डिप्रेशन का मामला है। अब ये सब क्यों है, अभी तो ये इसमें बताया जा रहा है। देखें, कंफर्ट इज द आउटवर्ड एंड absurdity इन द इनवर्ड इमेज ऑफ लाइफ इन सिविलाइजेशन। कंफर्ट जो है वो जो है बाहरी आपको एक तस्कीन का दिखता है कि बड़ा कंफर्टेबल लाइफ, जैसे एसी चल रहा है, या जो है कि सोफे में बैठे हुए हैं और बहुत खाने की लजीज लजीज चीजें, सारी चीजें, ये बाहर से बड़ा अच्छा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं अलिया, कि डायलेक्टिकली एक्सप्रेस द मोर कंफर्ट द अबंडेंस एंड अबंडेंस द मोर द फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस एंड डिस्पेयर। जितना ज्यादा, उस्मान बाहर जाओ, बाहर जाओ, जितना ज़्यादा जो है कि आप देखते हैं कि जितना ज़्यादा कंफर्ट लोग रहते हैं, जितना ज़्यादा उनके पास सामान ज़्यादा है, अबेंडेंस ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान मिल रहा है, उतना ज़्यादा अंदर से खोखले, उतना ज़्यादा अंदर से उनमें जो है कि एक डिस्पेयर है, ज़्यादा खोखलापन है अंदर से, एकदम जो समझिए कि बीमारी है अंदर से, हो ना, अंदर से खाली खेल खत्म वाली चीज़ें। खेल खत्म गरीब आदमी नहीं करता है, आपको पता है खेल खत्म कौन कर रहा है भाई? एकदम पढ़ा हुआ तबका, जो कॉलेज जाता है, जो आईआईटीज में है, जो एनआईटीज में है, जो है कि सारी बेहतरीन बेहतरीन इदारों में तालीम हासिल कर रहा है, वो तबका जो है उसको बड़ा शेयर करता है, खेल खत्म, गेम ओवर, फील्डिंग सेट, ठीक है ना। आप दिख नहीं रहे, दिख तो रहे भाई, दिख रहा हूँ मैं, दिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बात है। On the contrary, primitive societies can be poor and affected by sharp social differences, but all that we know about them indicates a life colored by strong and rich feelings. प्रिमिटिव सोसाइटी कोई सी भी ले लो, ट्राइबल सोसाइटी ले लें या किसी भी तरह की ऐसी पुरानी सोसाइटी ले लें, उनमें आप देखेंगे कि कितना भी जो है कि पुराना सोसाइटी रहे, कुछ भी रहे, उनमें जो है कि लाइफ बड़ा कलरफुल है। लाइफ भले तब जो है कि गरीबी में गुजर रही है, क्वांटिटी लेस है, लेकिन क्वालिटी फुल है, ठीक है, क्वालिटी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा जो है कि क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, लेकिन क्वालिटेटिव लाइफ है, क्वालिटी बहुत जोरदार है, ठीक है ना। आज का मॉडर्न वेस्ट चीजों को क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से तोड़ रहा है। वो देखता है कि क्वालिटी मिल रही है तो क्वालिटी को प्रेफर नहीं करेगा, क्वांटिटी को प्रेफर करेगा। क्वांटिटी से मादा बनता है, मादा ज्यादा होगा, मादा से हमने बार बार बात आपको याद आ गई होगी, मादा, मादा से इकोनॉमी, इकोनॉमी से सिविलाइजेशन, ठीक है। तो आज क्वालिटी की कोई बात नहीं है, हर चीज को क्वांटिफाई किया जाता है। आप देखें, इसका मिसाल आप आज के इबादत में भी देखेंगे, कि इबादत में भी देखा जाता है भाई, जो आदमी जो है ना जो है कि 50,000 रकत पढ़ रहा है, 50,000 तो कोई नहीं पढ़ता है,
मान लीजिए जो है कि ज़्यादा नफली इबादत कर रहा है, वो ज़्यादा नेक आदमी है, ठीक है? और एक आदमी जो बेचारा सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ता है या फ़र्ज़ और सुन्नत जो है सुन्नत मौक़ूदा पढ़ रहा है, वो उतना अच्छा आदमी नहीं है उसके मुकाबले में जो ज़्यादा पढ़ रहा है। नहीं, बात सही है, दिखने में लग रहा है आपको अच्छा, लेकिन आप इस बुनियाद पर जज करें कि क्योंकि रिकात ज़्यादा पढ़ रहा है या जो है कि इन सारी चीज़ों पर अच्छा होना। एक होता है कि जो है एक आदमी ज़्यादा इबादत में आगे है, आबिद ज़्यादा हो सकता है, ज़ाहिद ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अच्छा होना, नेक होना, वो अलग चीज़ है। डॉक्टर इसरार आपने सुना होगा, कहते हैं कि लोगों अल्लामा आप हो सकते हो, आप शेखुल हदीस हो सकते हो, आप सब कुछ हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप उन साथों के साथ नेक भी हो। नेक होना बिल्कुल अलग चीज़ है और आलिम होना बिल्कुल अलग चीज़ है। नेक होना बिल्कुल अलग चीज़ है और शेखुल हदीस और शेखुल इस्लाम होना बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है? नेक होने का मतलब होता है कि आप दिल से, क्वालिटी का मामला है नेकी, है ना? क्वालिटी नेकी में कोई इबादत का पहलू नहीं, नेकी आपके दिल में है, ठीक है? नेकी मतलब कि आप कितना दूसरों के लिए हमदर्दी है आपके दिल में, दूसरों के मामले में आप कितना जो है कि तहम्मुल रखते हैं, आप बर्दाश्त कितना करते हैं, आप में अखलाकियात कितने हैं, ये होती है नेकी। शेखुल हदीस बनने के लिए ढेर सारी हदीसें की सनद याद है और उन सारी चीज़ें ना आपने उनको पढ़ा हुआ है। इसलिए आप देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पढ़े हुए बहुत अच्छे से हैं और बहुत अच्छे खासे मतलब बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, लेकिन उनमें अखलाकियात की कमी है, नेक नहीं होते हैं बहुत अच्छे अल्लामा मुफ्ती, लेकिन जब लोगों से बात करते हैं तो घटिया तरीके से बात करते हैं बहुत अच्छे पढ़े हुए, दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन सिला रहमी का कोई मामला नहीं है और रिश्तेदारों के साथ कोई अच्छा सलूक का मामला नहीं है, बहनों का ज़मीन हड़पा हुआ है, ठीक है? ये चीज़ है, नेकी होती है दिल की कैफियत। एक गरीब आदमी बेचारा सिर्फ वो जो बेसिक नमाज़ें पढ़ता है, अब इसका मामला ये नहीं कि नेकी के चक्कर में हम अब फ़र्ज़ फ़राइज़ को भी छोड़ने लगे कि अरे नेक तो है, फ़राइज़ करे ना करे, नहीं ये घटिया काम। फ़र्ज़ के अलावा फ़र्ज़ और जो सुन्नत मौक़ूदा है, जो आपके फ़राइज़ हैं, उनके अलावा थोड़ा कम कर रहा है लेकिन नेकी में ज़्यादा है, तो वो बेहतर इंसान है बनिस्बत उसके कि जो नवाफ़िल खूब करता है और अखलाकियत में कम। ठीक है? क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि क़यामत के दिन जो अच्छे अखलाक का इंसान रहेगा, वो मुझसे इस तरीके से करीब रहेगा और जो अखलाक में सबसे ज़्यादा बुरा रहेगा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा दूर रहेगा। ठीक है? हौज़ कौसर के करीब उतने ज़्यादा आप रहोगे जितना आपके अखलाक अच्छे रहेंगे, है ना? अखलाक मोरालिटीज़ हमने बात भी की पहले चैप्टर में भी कि इंसान और जानवर का फ़र्क है उसकी मोरालिटी है और इंसान मोरल बीइंग है, तो मोरालिटी आपकी अच्छी नहीं है, आपकी इबादत बहुत ज़्यादा है, आपकी क्वांटिटी बहुत है, क्वालिटी कम है, तो अच्छा बात नहीं है। आपको होना चाहिए क्वालिटी भी अच्छा करो, क्वांटिटी भी अच्छा करो, लेकिन क्वालिटी सबसे ज़्यादा प्राइमरी चीज़ है कि क्वालिटी बढ़े। लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी करें, अपनी नेकी, अखलाकियात और रूहानियत पे ज़्यादा काम करें, इबादत भी करें। चलिए सुन्नत आप जो है कि तहज्जुद में नहीं उठ पा रहे हो, लेकिन आप अच्छे से घर वालों से बात करते हैं, गाली-गलौज कम देते हैं, वालिदैन की खिदमत करते हैं, ये ज़्यादा बेहतर इंसान है बनिस्बत उसके जो मार्केट में जाके गलत काम करता है और तहज्जुद के लिए उठता है। आ रही है बात समझ? ये चीज़ है। बेहतर है कि आप दोनों करें। बेहतर आदमी है कि तहज्जुद में भी उठ रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसका ये नफ़ी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है क्वालिटी पे ध्यान ज़्यादा देना है। क्वांटिटी वाली बात ये मॉडर्न वर्ल्ड का मामला है कि हर चीज़ को क्वालिटी पर जो है कि उसको तोड़ देना कि क्वांटिटी वाइज़ कर दिया जाए। हर चीज़ को क्वांटिटी नंबर्स आप देखें, आज ये नंबर का मामला होता है, मार्क्स कितना है भाई 99.9%, भले जाहिल है, रट करके लिखा हो या फिर चोरी करके लिखा हो, लेकिन उसके मार्क्स में 99 है तो वो ज़्यादा अक्लमंद हो गया। और एक आदमी बच्चा इसने अपने से पढ़ा, अपने से चीज़ें लिखी, एक जो है कि इनोवेटिव चीज़ें लिखी, उसमें मान लीजिए उसके 75 मार्क्स आए हैं, जबकि वो ज़्यादा ज़हीन है और उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से उससे आप बात करेंगे तो आपको लगेगा, पता चलेगा कि ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, लेकिन क्योंकि मार्क्स कम है, तो इसलिए आप जो है उसको कह रहे हो कि जाहिल है और ये पढ़ने वाला नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो ये खराबी है, लोगों को हर चीज़ को क्वांटिफ़ाई कर देना, ये बड़ी जो है कि लाइफ़ को डिग्रेड कर देना है, हर चीज़ को क्वांटिफ़ाई कर देना, हर चीज़ की क्वांटिटी बता देना, नंबर्स में चीज़ों को तोड़ देना, ये बड़ी जो है ना सही अमल नहीं है। चीज़ों आपको चाहिए कि हर चीज़ों को क्वालिटी वाइज़ देखो, इंसान को जो है क्वालिटी बढ़ाओ। फीलिंग्स ऑफ डिसअफेक्शन एंड होपलेसनेस आर एलियन टू दैट पुअर सोसाइटी। मतलब आप देख रहे हैं डिसअफेक्शन और होपलेसनेस, गरीब आदमी ज्यादातर होपलेस नहीं होता है। गरीब आदमी कितना भी रहेगा वो बोलेगा यार चलो ठीक है हो जाएगा। गरीब आदमी कितना भी रहेगा वो बोलेगा चलो खुदा है, एक खुदा ऊपर वाला देगा, कुछ उसमें होप है, वो होपलेस नहीं है। एक अमीर आदमी का थोड़ा सा ही मसला आ जाए तो बस तुरंत वो सर पकड़ लेता है, तुरंत वो है जो रोना गाना शुरू कर देता है, उसमें होपलेसनेस की कम, उसमें बड़ा वो होपलेस है। अरे गरीब आदमी होपफुल बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी भले कम है, और दूसरे वाली की जो है क्वालिटी कमजोर है और क्वांटिटी ज्यादा है। जी, गरीब ज्यादा सखी भी होते हैं, बिल्कुल उनमें पास होता कम है लेकिन देते ज्यादा। इसलिए है ना वो हमने कल बात की थी कि उमरा तो है नशे दौलत में गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैजा गुरबा के दम से। ये वाली बात अल्लामा की साबित हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यासुनारी कवाबाता, द जापानीज नोबेल प्राइज विनर फॉर लिटरेचर इन 1968, committed suicide in 1971. 2 years earlier,
इन 1969 अनदर ग्रेट जापानीज। अब देखिए ये आर्टिस्ट है ना, माशरे के आर्टिस्ट हैं ये लोग। अब आर्टिस्ट लोग सुसाइड कर रहे हैं आज के डेट में, क्यों? क्योंकि आप उनकी क्वालिटी, आर्टिस्ट क्या प्रोड्यूस करता है, वो क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं करता। एक आर्टिस्ट 3 साल में हो सकता है एक पेंटिंग बनाए, और वो एक पेंटिंग सबसे बेहतरीन पेंटिंग होगी क्वालिटी वाइज। मशीन थोड़ी है, मशीन और आर्टिस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मशीन क्वालिटी को नहीं देखती, वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे काम करती है। वो एक दिन में 3000 पेंटिंग्स बनाएगी मशीन, ठीक है? एक मशीन एक दिन में 3000 पेंटिंग बनाएगी, लेकिन सारे पेंटिंग चीप है, सारी पेंटिंग डुप्लीकेट है। और एक आर्टिस्ट अपने हाथ से 3 महीने में एक पेंटिंग बनाएगा, लेकिन वो क्वालिटी बेस्ड है। वही बात है कि हर चीज को क्वांटिफाई कर देना, तो लोगों की आर्टिस्टिक सेंस भी खत्म हो रही है, आर्टिस्ट की जिंदगी जो है मुश्किल में जा रही है। अ ईयर बिफोर हिज डेथ, Kawabata wrote, men are separated from each other by a concrete wall that obstructs any circulation of love. Nature is smothered in the name of progress. ये सुसाइड करने से 1 साल पहले लिखता है कि लोगों के बीच में दीवार हाइल आ गई है। लोगों के बीच में जो मोहब्बतें थी वो खत्म हो गई। अब लोग मोहब्बत की बिना पर एक दूसरे से नहीं मिलते, इंटरेस्ट की बिना पर मिलते हैं। माल कैसे, इससे फायदा कैसे उठाऊं, इससे मिलूं। बिजनेस मीटिंग्स होती हैं आज की डेट में, फैमिली मीटिंग भी बिजनेस मीटिंग है। अच्छा, इनसे माल कैसे कमाया जाए, और इनसे ये कैसे किया जाए, और इनसे वो कैसे किया जाए। समझ में आ रही है बात? आज की जो फैमिली मीटिंग्स भी बिजनेस मीटिंग हो गई। आप देखें कोई बड़ा जो है कि शादी ब्याह का मामला होता है या कुछ होता है, तो आप देखते हैं भाई ऐसा मामला हुआ, शादी ब्याह का कुछ मामला हुआ, तो वहां पर जो है कि उसमें भी पैसे ही की बात हो रही है ना। उसमें जो लोग आपस में, जी 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 जी, वैसे तो इस दुनिया की बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ना माल परस्ती जो हमने बात की कि अकीदा है लोगों का, ठीक है? माल कमाना ये एक इबादत है, माल कमाना इबादत है, और माल खुदा है लोगों का, ठीक है? आप सर्वाइवल जो है ना, सस्टेनेबल सर्वाइवल में कोई जाना नहीं चाहता है कि बेसिक लिविंग में मैं जीना जो है कि शुरू कर दूं, या बेसिक में जीना शुरू करूं। उम्मत को ज़रूरत है आपकी कि लोग अपना वक्त दें, वक्त खपाएं, फुल अपनी ज़िंदगी खपानी पड़ेगी। जिस तरीके से इस उम्मत का हाल है, आपको पता है, सबको पता है, यहाँ पर लोग हैं, उम्मत का जिस तरीके से अभी हाल है, जवाल जिस तरीके से है कि बच्चे मरते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, और सिर्फ बायो पे एक तरबूज कटा हुआ लगा देते हैं लोग। ये ऐसा मामला कभी नहीं आया उम्मत का, ऐसा जवाल। आज ऐसा जवाल है, इसमें हम तो कहेंगे नस्ल दर नस्ल खपेगी ना, तब थोड़ा सा जो है कि इस ग्राफ, डाउनफॉल का ग्राफ हो सकता है थोड़ा जो है कि फ्लक्चुएट करे ऊपर की जाने। नस्ल दर नस्ल खपेगी, तब नस्ल दर नस्ल को खपना पड़ेगा। खपने का मतलब आता है पैदाइश से लेके मरने तक दीन के लिए अपना पूरा वक्त, सुबह हर रोज सर्फ करना, सुबह उठने से लेकर रात तक, और पैदा होने से मरने तक हर सेकंड हर दिन दीन को सर्व करना। इसको कहते हैं खपना। हर सेकंड अगर आप नस्ल दर नस्ल खपना पड़ेगा, आप भी नहीं, आपके दादा, आपके परदादा, आपके परदादा तो खैर आगे अगले नस्ल की बात करूं, आपका बेटा, आपका पोता, आपका परपोता, इन लोगों को खपेगा, तब जाकर के कुछ एक सुधार का समझिए कि थोड़ा सा मामला बढ़ सकता है। ये हालात है हमारे, ये हम इतनी पस्ती में, और यहाँ पर लोग अपने जो है उसको देना नहीं चाह रहे, लोग अपनी सेक्रीफाइस नहीं करना चाह रहे, उनमें इंटरेस्ट पैदा हो गया, जानवर वाली सिफत पैदा हो गई, जो हमने पहले चैप्टर में बात की थी कि सेक्रीफाइस इज फॉर मैन, इंटरेस्ट इज फॉर एनिमल। तो लोग जो है सेक्रीफाइस नहीं करना चाह रहे, लोग अपने मस्त, वही है ना, क्या है एक अल्लामा की, फिर हम अल्लामा भूल रहे भाई, जो के तन आसानी है ये मुसलमान है, ये अंदाज़े मुसलमानी है, ऐसे करके जो है, याद नहीं आ रहा पूरा हमको, क्या तो है यार, आप समझ रहे होंगे कि ये मुसलमान या अंदाज़े मुसलमानी करके उससे पहले कहते हैं जो अल्लामा, ठीक है ना। तो वो चीज़ कि अब लोग आपस में इतने कट गए हैं, उनमें कोई मोहब्बत की कनेक्शन नहीं, अब सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड कनेक्शन है, बिजनेस कनेक्शन से, कोई मोहब्बत की, कोई दोस्ती की कनेक्शन नहीं, बस फ़ायदा इससे कैसे लूँ, मैं इससे बात करूँ या इससे जो मिलूँ तो इससे फ़ायदा कैसे हासिल करूँ, ये आदमी मुझे पैसा कैसे ला करके देगा, ठीक है। पहले लोग मिलते थे कि अल्लाह से कैसे ये मुझसे जो है ना करीब करेगा, इमाम शाफी के पास बैठ रहे कि अल्लाह से करीब करेगा, इमाम अबू हनीफा के पास बैठ रहे कि अल्लाह से करीब करेगा, शाह वलीउल्लाह के पास जाके बैत दे रहे हैं, लोग बैत देते हैं ना बेसिकली, और अच्छा वलीउल्लाह को लोग बैत देते हैं, उनसे फैज़ हासिल करते हैं कि अल्लाह से मुझे जोड़ेगा। आज जा करके आप एलोन मस्क को बैत देते हो, भले हाथ ना चूमते हो, लेकिन बैत देना उसी को कहते हैं, अपनी ज़िंदगी उसी के इर्द गिर्द घुमाना शुरू की, माल मुझे मिले। पहले लोग वलीउल्लाह के पास बैठना उठना शुरू कर देते थे कि उनसे अल्लाह का तक़र्रुब और अल्लाह की जो रहमत का नुज़ूल उन पर भी हो जाए। अब अमीर लोगों के पास और जो लालची किस्म के लोगों के पास उठना बैठना शुरू हो जाता था कि उनसे माल कैसे हासिल हो लगे। तो आप पहले वलीउल्लाह को बैत देते थे, आप पहले पीर अमान साहब जैसे लोगों को बैत देते थे, अब जो है आप एलोन मस्क को बैत दे रहे हैं। ये ज़वाल है उम्मत का कि लोगों की प्रायोरिटीज़ पूरी चेंज हो गई हैं, है ना, ये चीज़ है। अच्छा,
देखिए नाहिलिज्म, जैसे मैंने बता चुका हूँ मैं, नाहिलिज्म क्या होता है। नाहिलिज्म का मतलब होता है एकदम वो, नाहिलिज्म हमें 2 दफ़ा पहले ही बताया है। नाहिलिज्म का मतलब होता है एकदम वो डिप्रेशन की वजह से खुदा का इनकार कर देना, क्योंकि आप ह्यूमन सफरिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। अगर खुदा नहीं है तो ह्यूमन सफरिंग सबसे घटिया चीज़ है, ठीक है। अगर गॉड डजेंट एग्जिस्ट तो ह्यूमन सफरिंग सबसे ज़्यादा क्रूअल चीज़ है, ठीक है ना। अगर गॉड डजेंट एग्जिस्ट तो ह्यूमन सफरिंग सबसे घटिया चीज़ है, कि भाई हम क्यों गर्मी में बैठे 45-46 डिग्री में, मैं क्यों रहूं। गॉड डजेंट एग्जिस्ट, मुझे फ़ायदा क्या होगा। जबकि इस्लाम का बड़ा अच्छा निज़ाम है कि एक कांटा भी चुभे मोमिन को तो उसको जो है कि उसके गुनाह झड़ते हैं, जन्नत के करीब जाता है। बुखार आता है तो बुखार जो है कि उसकी जो है कि उसको जो गुनाह उसके माफ़ करते हैं। बड़ी बीमारी आती है, गुनाह माफ़ होते हैं। तो ह्यूमन सफरिंग को आप गुनाह और सवाब के पर्सपेक्टिव में देख करके बर्दाश्त करते हैं। हाँ भाई ये घट गया, कोई बात नहीं, अल्लाह इसका जो है मुझे जजा देगा। ये हो गया, कोई बात नहीं, अल्लाह जजा देगा। बच्चे आपके फौत हो गए, विलादत, बच्चे पैदा हुए फौत हो गए, कोई बात नहीं, अल्लाह देगा, जन्नत में जो है कि मुझे लेकर के जाएंगे ये बच्चे। अब अगर गॉड डजंट एग्जिस्ट तो ह्यूमन सफरिंग का क्या मामला है। बच्चे मर गए मेरे, क्या चीज मुझे जो है कि कंडोलेंस फील करा सकती है। कोई चीज फील नहीं करा सकते आप। एक माँ जिसके बच्चा मरा है अभी हाल में, आप उससे क्या बोलोगे कि वो चुप हो जाए। खुदा के अलावा कौन सी चीज है जो उसको चुप करा सकती है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज है जो खुदा के अलावा उसको चुप कराने का ताकत रखती है, ठीक है ना। तो नाहिलिज्म वो होता है कि आप खुदा को हटा देते हो ग्राफ से, और खुदा जब हट जाता है तो मोरालिटी हट जाती है, क्योंकि गॉड डिफाइंस मोरालिटी। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी ऑब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव नहीं होती। सब्जेक्टिव का मतलब होता है इनफरादी, आपकी पसंद, आपके व्यूज के हिसाब से। मतलब एलजीबीटी ठीक है क्योंकि मुझे पसंद है, ठीक है, या फिर जो है कि इंसेस्ट सही है क्योंकि उनको पसंद है। तो उनके हिसाब से जो सही है गलत है, ये होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता है कोई इंसान का उससे ताल्लुक नहीं है, वो इन इटसेल्फ अच्छा है, ठीक है ना। इन इटसेल्फ अच्छा है, इन इटसेल्फ सही है। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है, और गॉड डिफाइन करता है ऑब्जेक्टिव को। एक चैप्टर आएगा आगे मोरालिटी, उस पर हम मोरालिटी पे बड़ी बेहतरीन बात करेंगे। अभी हम बस नाहिलिज्म को बताते चले, क्योंकि गॉड नहीं है तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी गायब हो गई। अब ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं है तो माशरा कैसे रन करे। माशरा मोरालिटी पर रन करता है। एक इंसान दूसरे इंसान से इसलिए जाके मिलता है ताकि उसके दिल में रहता है कि नहीं ये मुझे कत्ल नहीं करेगा, ये मेरा माल नहीं लूटेगा, तभी तो। नहीं तो अगर आपको मुझे अमान से डर पैदा हो जाए कि मुझे मार देगा तो मैं क्यों इससे मिलूंगा। मुझे मेरे दिल में ये बात है कि नहीं ये भाई मुझे बिरयानी खिलाएंगे घर में बोला के, तो खिला चुके हैं, तो इस वजह से हम बोलेंगे नहीं अच्छी बात है, चलो इनके घर चला जाए। तो मोरालिटी ही तो है जो माशरे में बॉन्डिंग बना करके रखती है। मोरालिटी ही तो है जो आपस में मोहब्बत बना के रखती है। लेकिन जब गॉड नहीं है तो मोरालिटी नहीं है। जब मोरालिटी नहीं है तो आपस के जो सारे कनेक्शन थे वो क्या हो गए, टूट गए। तो फिर हम जाहिर है माशरा नहीं चलेगा। इसीलिए फ्रेडरिक नीशे जो नाहिलिज्म फाइनल बॉस है, उसने अपनी किताब में लिखा था गॉड इज डेड, मतलब ओल्ड मोरालिटी इज डेड, द क्रिश्चियन मोरालिटी इज डेड। क्रिश्चियन मोरालिटी मर चुकी। और क्योंकि खुदा नहीं है तो हम ह्यूमन सफरिंग में मुब्तला है, हमको मर जाना चाहिए। और इसलिए फिर इन्होंने सुपरमैन का आइडिया दिया, जो आज आप देखते हैं सुपरमैन चड्डी पहन के निकलता है, वो असल में इनका आइडिया है, फ्रेडरिक नीशे साहब का। इसको कहते हैं उबर्समेंच, जर्मन में कहते हैं। उबर्समेंच असल में है कि इंसान, क्योंकि गॉड डजंट एग्जिस्ट, मोरालिटी डजंट एग्जिस्ट, तो इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को अब खुदा की जगह पर ले आए। बेसिकली अपने आप को इतना बुलंद कर ले, इतना ज्यादा पावरफुल बना ले कि वो मोरालिटी बनाए। अब मतलब इंसान अब बताए कि क्या मोरल है क्या नहीं है। आ रही बात समझ। अब इंसान बताए कि क्या जो है कि सही है और गलत है, ट्रूथ एंड फॉल्स, होली एंड अनहोली, वो सब इंसान डिसाइड करने लगे। गॉड डजंट एग्जिस्ट, इंसान को चाहिए कि वो बैठ जाए। ये होता है सुपरमैन, ठीक है। इसको कहते हैं उबर्समेंच। गाजा में जो हो रहा है उसका जस्टिस भी कभी गॉड के एग्जिस्टेंस के बगैर मुमकिन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बच्चे की जान गई, अब मैं नेतन्याहू को किसी भी तरह से कत्ल करूंगा ना, तभी भी उस एक बच्चे की जान का बराबरी नहीं हो सकेगा, उसका रिकम्पेंसेशन नहीं हो सकेगा। तो जाहिर जरूरी है कि एक कयामत कायम हो जहां पर पूरे तरीके से मामला सेटल हो, ठीक है ना। तो जरूरी है गॉड का एग्जिस्टेंस हर एक चीज के लिए। लेकिन जब माशरे से गॉड हट जाते हैं तो मोरालिटी हट जाती है, मोरालिटी हट जाती है तो सोसाइटी करप्ट हो जाती है, सोसाइटी करप्ट हो जाती है तो अफरा तफरी माहौल हो जाता है। तब उबर्समेंच आता है तो कहता है कि तुम बन जाओ अब खुदा, मतलब तुम अब बताओ कि क्या मोरल है क्या इमोरल है, क्या होली है अनहोली है, क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। कुछ लोग बेवकूफ़ किस्म के, वो कहते हैं कि अल्लामा इकबाल हमारे जो है रूहानी अब्बा, अल्लामा इकबाल रूहानी अब्बा 2.0 मेरे, पहले शाह वलीउल्लाह हैं, दूसरे अल्लामा हैं। अल्लामा इकबाल हमारे के लोग कुछ समझते हैं कि अल्लामा का जो मर्द मोमिन है, अब जान रहे ना, अल्लामा का जो शाहीन है वो उबर्समेंच की कॉपी है, लोग कुछ कहते हैं।
वो सोचते हैं, लोग समझते हैं कि क्योंकि अल्लामा गए थे यूरोप और उन्होंने उबर्स मेंश को इस्लामाइज करके मार्केट में ले आए, ठीक है। तो जो आपके सामने कभी ये बात कहे कि मर्द मोमिन या जो अल्लामा का शाहीन है वो असल में उबर्स मेंश है, तो आपको बात समझ जानी है। क्या समझनी है कि इनको ना उबर्स मेंश पता है ना इनको मर्द मोमिन पता है। वही बात, अगर कोई आदमी कबूतर को हाथी कहे तो ना इसने कभी कबूतर देखा ना इसने कभी हाथी देखा। तो जो कह रहा है कि नीशे से कॉपी किया है अल्लामा ने, तो ना उसने कभी नीशे को पढ़ा है, ना उसने कभी उबर्स मेंश को समझा, और ना उसने कभी, है ना, इनको पढ़ा जी। वो तो सहाबा की जरूरत की बात है। बिल्कुल मर्द मोमिन अल्लामा का पूरा कुरान बेस्ड है। एक मैं वीडियो शेयर करूंगा अपने स्टोरी पर, आप देखिए, उसमें डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह एक बयान दे रहे थे, उसमें बताते हैं कि मैंने पूछा एक डॉक्टर साहब से, और उन डॉक्टर साहब ने जो है कि अल्लामा से पूछा कि अल्लामा आपका जो मर्द मोमिन का मामला है वो कहाँ से है जी। तो उनका फलसफा कुरान का था। कुरान की एक सूरत निकालते हैं और उसमें वो वाली चीज खुदी का कॉन्सेप्ट है वो देते, बोलते ये खुदी कुरान से है। उबर्स में तो खुदा का इनकार करने वाला है, वो तो डायरेक्ट नाहिलिज्म का जी। सूरह हश्र, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सूरह हश्र की लगता है आयत है कोई कि हम तुमको तुम्हारे अंदर जो है कि निशानियां दिखाएंगे। इस वाली आयत, ये खुदी का जो तस्वुर है कुरान का तस्वुर है। मर्द मोमिन इस खुदी का एक समझिए रिप्रेजेंटेशन है, उसका मटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन। तो ये उबर्स में तो खुदा का मुनकिर है, वो तो खुदा की जगह पर खुद बना हुआ है। वो खुदा को कोई नहीं मानता, वो इंसान को सुप्रीम मानता है। मर्द मोमिन तो बिना खुदा के कोई चीज नहीं है ना। दश्त तो दश्त थे दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो खुदा ने दौड़वाए ना, 7 दिनों में वकास थे तो बस घोड़े डाले हैं, चलाया तो खुदा है ना। ये चीज है। तो नाहिलिज्म खुदा का इनकार करता है, एब्साइडिज्म खुदा का इनकार करता है। नाहिलिज्म मतलब इस पर एक मेरी बड़ी तफसीली वीडियो है मेरे इस पर पेज पर, ठीक है ना। इब्न समदानी वाले पेज पर आप जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे नीचे जाएंगे, तो मैं पहले बहुत पहले 2 साल पहले ऐसे अपने फोन रखता था और उस पर बहुत सारे अजीब अजीब फिलोसफी पर बात करता था। इंडिविजुअलिज्म पर वीडियो है, नाहिलिज्म पर 2-3 वीडियो है, और जिहाद पर वीडियो है। कुछ जिहाद के मतलब फिलोसफिकल टर्म, किस तरीके से वो होली वॉर है, इस तरह की ढेर सारी वीडियो पुराने वक्त की। उसमें मैंने नाहिलिज्म पर बनाया और उस पर मैंने नाहिलिज्म पर बड़ी तफसीली बात की, तो आप उसको देखें तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। नाहिलिज्म एंड द फिलोसफी ऑफ द अब्सर्ड आर द फ्रूट्स ऑफ द मोस्ट सिविलाइज्ड एंड रिचेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे अभी बात करें, पेसिमिज्म सबसे ज्यादा कहाँ है? यूरोप में। सबसे ज्यादा नाहिलिज्म कहाँ है? यूरोप में। सबसे ज्यादा सुसाइड कहाँ हो रहा है? जापान जैसा अमीर जगह, तो कहा जाता है भाई 15 सेंचुरी और कितने आगे सेंचुरी में जी रहा है, 50,000 साल हमसे आगे और 100,000 साल हमसे आगे। सबसे ज्यादा सुसाइड रेट उधर है। लोग जो है राह चलते उनमें जो है कि इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। That philosophy speaks of the perspectiveless world of the physically क्या है, socially split and disintegrated individual of the world of deaf mute science, ठीक है ना। It is by no means a poisonous philosophy as it is called by some। आ रही बात समझ? ये ऐसा है जिसमें पर्सपेक्टिव नहीं, क्योंकि खुदा नहीं है। खुदा पर्सपेक्टिव देता है, खुदा मोरालिटी देता है, खुदा आपको एम देता है जिंदगी का कि करना क्या है क्या नहीं करना। मकसद हयात होनी जरूरी है। इस फोन का मकसद होना जरूरी, इसको पता है फोन का मकसद ये, इसलिए ये फोन है। अगर इस फोन का मकसद हटा दिया जाए तो ये फोन बेकार है। उसी तरीके से इंसान का मकसद खुदा ने दे दिया। इंसान को खुदा ने बनाया है उसकी इबादत के लिए, कि अल्लाह की इबादत आपका मकसद है। लेकिन नाहिलिज्म कहता है कि मकसद आपका कोई नहीं, क्योंकि खुदा नहीं है, तो आप अपना मकसद खुद बनाओ, ठीक है। आज का वर्ल्ड कहता है कि आप अपना मकसद खुद बनाओ। यही नाहिलिस्ट का कॉन्सेप्ट आज हमारे मुसलमान मुआशरा में फैला हुआ है। आप देखते हैं, किसी बच्चे से पूछा बेटा तुम्हारा मकसद क्या है जिंदगी का? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये बनना, वो बनना। किसी ने नहीं बोला शाह वलीउल्लाह बनना, किसी ने नहीं बोला अल्लामा इकबाल बनना, किसी ने नहीं बोला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा बनना, या उमर जैसा बनना, या अबू बकर बनना, या अली बनना। किसी ने नहीं बोला। क्या बनना है? एलॉन मस्क, अंबानी। ये जवाल है उम्मत का, ठीक है। कि आप खुदा के मुनकिर हो तो खुदा के साथ जितनी अच्छाइयां होती सबके इनकार कर देते लोग। उनको अपना मकसद जो खुदा ने दे चुके, मतलब आपको खुदा ने मकसद दे दिया कि हमने पैदा किया इंसान को, अल्लाह, इंसान और जिन को, है ना, अल्लाह की इबादत के लिए। अब उस इबादत के अलावा आप कोई और मकसद बता रहे हैं कि मेरा मकसद ये है या ये है, तो बिल्कुल खराबी है। बिल्कुल खुदा के अहकाम क्या गेस जाने वाली बात है कि मेरा मकसद ये नहीं है। आपका मकसद वही होना चाहिए जो गॉड ने आपको दिया है। ये खुदा ने आपको बनाया है तो मकसद वही देगा। फोन अगर मैं बनाऊंगा तो फोन को मकसद मैं दूंगा, ना कि फोन खुद से डिसाइड करेगा। तो खुदा खालिक मेरा है,
खुदा का जिस्म खुदा की मर्जी, ठीक है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी बकवास, खुदा का जिस्म खुदा की मर्जी, खुदा की शरीयत मेरे जिस्म पर भी नाफिज होगी, पूरे माशरे में भी नाफिज होगी, हर चीज पर खुदा की शरीयत नाफिज होगी, क्योंकि खुदा ने बनाया है। गॉड ओन्स मी, गॉड ओन्स एवरीथिंग, ठीक है। तो ये बात है, खुदा खालिक, खुदा मालिक, खुदा का हुक्म तू कैसा। आ रही बात समझ, चाहे तो मानो चाहे ना मानो, ये आप ये नहीं कर सकते थोड़ा सा मानेंगे, 99.95% मानूंगा और 0.5% नहीं मानूंगा, नहीं चलेगा, ऐसे दीन नहीं है। दीन पूरा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, फुल ईमान लाओ, 100% दीन चाहिए। अल्लाह आपसे ईमान का मुतालबा करता है, इस्लाम का मुतालबा करता है, तो फुल परसेंट चाहता है, 100%, कि नमाज भी पढ़ेगा तो ज़कात भी देगा। ये नहीं कि ज़कात नहीं दूंगा नमाज पढ़ूंगा, या नमाज नहीं पढ़ूंगा ज़कात दूंगा, ऐसा खुदा को आपको कोई जरूरत नहीं। इधर ओबे या गो अवे, पूरा मान या फिर जा, खुदा को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पूरा दाखिल हो जाओ, पूरा दाखिल होना इस्लाम में, आप उसमें कोई ये नहीं कर सकते। आपकी सारी आइडियोलॉजी, सारे अफकार, सारे नजरियात सब खुदा के नबी के जैसे होने चाहिए। आपका चश्मा खुदा के नबी होना चाहिए, आपका चश्मा अल्लाह का दीन होना चाहिए। अगर आपने अल्लाह के दीन का चश्मा नहीं पहना है, कोई और चश्मा पहना है, तो फिर भाई माजरत के साथ आप पूरे तरीके से इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। इस्लाम का मतलब होता है आपका हाथ का दीन भी इस्लाम है, आपके आंख का दीन भी इस्लाम है, आपके नाक का दीन भी इस्लाम है, मुंह का जबान भी आपका इस्लाम पर ईमान लाता है, पैर भी इस्लाम पर ईमान लाता है। हाथ से इस्लाम कबूल किया यानी हाथ से गलत काम नहीं करूंगा, किसी पे जुल्म नहीं ढाऊंगा, दीन की तरफ पैर से गलत काम नहीं की तरफ नहीं जाऊंगा, जबान से गलत जुबानी नहीं करूंगा, आंख से गलत चीजें नहीं देखूंगा, कान से गलत चीजें नहीं सुनूंगा। इस्लाम का मामला हर आपके हर छोटे छोटे हर एक एक सेल पर है। खून के कतरे कतरे पर खुदा का दीन नाफिज होना है, और दीन खून खून का कतरा कतरा खुदा के दीन के लिए सर्व करना है। ये होता है मुसलमान, जो अपने खून का एक एक लास्ट कतरा दीन के लिए सर्व कर देता है कि दीन गालिब हो जाए और दीन अल्लाह का सुपीरियर है, क्योंकि दीन गालिब होगा, है ना। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो लोग हैं कौन जो दीन के लिए अपना कुर्बानी पेश करें, कौन लोग हैं जो खपाएं अपने दीन को, अब अपने वक्त को इस दीन के लिए। तो ये चीज है, नाहिलिज्म आपको इस खुदा से अलग कर देता है, आपको बताता अपना मकसद डिसाइड करो। अरे तुम कौन होते, कौन हु आर यू, अपना मकसद डिसाइड करने वाले। खुदा पैदा करता, अगला सांस खुदा देने वाला है, खुदा बताएगा तुम्हारा मकसद, खुदा बताएगा कैसे रहना है कैसे नहीं रहना, और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, खुदा और उसका नबी वो बताएगा, ठीक है। अल्लाह और उसका नबी बताएगा कैसे जीना है, अल्लाह और उसका नबी बताएगा कैसे पानी पीना है, अल्लाह और उसका नबी बताएगा कैसे सांस लेना है, ठीक है। आप पूरे टोटली ओन्ड बाय गॉड हैं, ये बात समझनी होगी। तो लेकिन फरीदे नीशे साहब के लिए हायर कोई आइडियल था ही नहीं, खुदा इंसान ही को बना चुके थे। इसलिए अल्लाह में कहते हैं ना, होता वो मजजूब फिरंगी इस जमाने में, इकबाल उसको बताता मकाम किबरिया क्या है, ठीक है। अगर इस मजरूब फिरंगी होता है, माने नीचे होता है इस जमाने मेरे जमाने में, तो इकबाल उसको बताते मकाम किबरिया क्या, मैं उसको बताता हायर आइडियल क्या होता है, और खुदा के लिए जान देना क्या होता है, और खुदा के लिए दिन जो है कि अपना दिन रात खपाना क्या होता है, ठीक है ना भाई। ये चीज है। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेंस रेजिस्टेंस ऑफ हिज नॉन कॉन्सेंट टू द वर्ल्ड दैट इज ग्रोइंग इन अ मैनर अपोजिट टू द वेरी इमेज ऑफ हिज ओन। इट्स अ मैंस रिवोल्ट अगेंस्ट द वन डायमेंशनल वर्ल्ड ऑफ सिविलाइजेशन। नाहिलिज्म असल में इंसान की बगावत है, किसके खिलाफ, इस प्रोग्रेस के खिलाफ, इस वन लीनियर, जो मैंने बताया वन डायमेंशनल प्रोग्रेस जो है, एक ऐसी होती है प्रोग्रेस जो जमीनी सतह वाली प्रोग्रेस है, आप फैक्ट्रीज बनाते हैं और एआई बनाते हैं और चैट जीपीटी बनाते हैं। एक प्रोग्रेस ऐसी होती है जो शाहीन वाला प्रोग्रेस है, जो आसमान की तरफ देखता है। ख्वाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, तो शाहीन है कर बसेरा पहाड़ों की चट्टानों, ठीक है ना। तो एक 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 प्रोग्रेस ऐसे है आसमान की जानिब, एक प्रोग्रेस ऐसे है जो मेराज इंसानी की तरफ ले जाने वाली, खुदा की जानिब ले जाने वाली, जो रूहानियत है, जो आपके अखलाकियात हैं, जो आपके अफकार हैं, जो आपके ख्यालात हैं, जो आपके अकवाल हैं। एक ऐसे है जो माल परस्त है, ये तो ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन अगर हम इसका रद्द कर दें और सिर्फ इसी की जानिब बढ़ाने लगे, तो इंसान में यही अफरा तफरी का माहौल और डिप्रेशन और पेसिमिज्म और नाहिलिज्म आएगा। तो नाहिलिस्ट इंसान इस एक तरफा वाले प्रोग्रेस के खिलाफ बागी है, वो खफा है कि खुदा क्यों नहीं है। वो खुदा का इनकार इसलिए करता है क्योंकि खुदा उसको मतलब वो दिख नहीं रहा, वो खुदा को ढूंढता है लेकिन उसको मैंने होप नहीं रखता खुदा पर। दिक्कत ये है, नाहिलिस्ट इज अ होपलेस बिलीवर। आ रही बात समझ, मुस्लिम इज अ होपफुल बिलीवर। नाहिलिस्ट होपलेस है इसलिए वो नाहिलिस्ट है, वो एथिस्ट के तरीके से नहीं है। एथिस्ट तो डायरेक्ट रद्द ही किया, वो तो कोई मतलब नहीं रखता, वो तो खुदा का मुनकिर है। नाहिलिस्ट खुदा के ना होने पर खफा है कि क्यों खुदा नहीं है, खुदा होता तो मेरी ह्यूमन सफरिंग का एक मीनिंग निकलता,
ये मामला है, ठीक है ना। दे रिप्रेजेंट अ नेगेशन ऑफ मटेरियलिज्म एंड एम्ब्रेस दिस वर्ल्ड विद द सेम आइडिया। नाइलिज्म भी मटेरियलिज्म का रद्द कर रहा है कि अरे यार हर चीज मटेरियलिज्म है तो मर जाना चाहिए, वही चीज है ना। जब कोई मीनिंग नहीं है, एक मेरे कांटे चुभने की मीनिंग नहीं है, तो हर चीज तो फिर मादा है, फिर आइडिया कुछ नहीं रहा, ठीक है ना। द प्रीमिवियल anxiousness, the views beyond the grave, the desperate searching for a way out of the world in which man is a stranger, these ideas are common to both of them। देख रहे हैं ना, नाहिलिस्ट क्यों परेशान है, नाहिलिस्ट क्यों जो है कि इतना ज्यादा पेसिमिज्म में डूबा, क्योंकि उसको मीनिंग नहीं मिल रहा। वो चाह रहा है कि मेरे साथ मेरा बच्चा मरा, मैं इसको क्या मीनिंग दूं, किस तरीके से अपने दिल को तसल्ली दूं। मेरे हाथ कट गया मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या अपने आप को जो है कि अपने जहन को बताऊं कि मैं हाथ कटने का क्या वजह हो सकती है। द डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट दैट नाहिलिज्म डज नॉट फाइंड द वे आउट व्हाइल रिलीजन क्लेम्स टू हैव फाउंड इट। फर्क बस इतना है कि रिलीजन खुदा को पकड़ करके उस चीज को मीनिंग दे देता है, और नाहिलिज्म खुदा का इनकार कर देता है, इसलिए वो और ज्यादा जलील होता जाता है। ये फर्क है नाहिलिज्म का और इन चीजों का। देखें नाहिलिज्म आ गया, नाहिलिज्म इज नॉट अ नेगेशन ऑफ गॉड बट अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज एब्सेंस। जो मैं बता रहा था इतनी देर से कि नाहिलिस्ट अगर जो है, जो नाहिलिस्ट हजरत है, वो आदमी खुदा का इनकार इस तरीके से नहीं कर रहा जैसे एथिस्ट करता है। वो खुदा का इनकार इसलिए कर रहा है कि खुदा क्यों नहीं है, मेरी ह्यूमन सफरिंग का मीनिंग क्यों नहीं निकल रहा, मैं यहाँ भूखा रह रहा हूँ तो भूख की मेरी क्या वजह है, बाकी लोग खा रहे हैं तो वजह कैसे, वजह मीनिंग, मीनिंग मादा से बिल्कुल अलग है। मटेरियल अलग चीज है, मीनिंग और आइडिया अलग चीज है। तो सिर्फ मटेरियलिस्ट जो रहेंगे, जो सोशलिस्ट या एथिस्ट रहेंगे, वो सिर्फ मटेरियल पर है, उनको कोई उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नाहिलिस्ट बेचारा मीनिंग ढूंढ रहा है और खुदा को नहीं मानता, इसलिए उसको मीनिंग कभी नहीं मिलता। रिलीजन खुदा को मान लेता है, उसको मीनिंग मिल जाता है। बच्चे मरे तो जन्नत में जाएगा, इसलिए तेरे बच्चे मरे तो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे गए, अल्हम्दुलिल्लाह हाथ कट गया, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी हो गया। ये होता है रिलीजन, जो आपको हर चीज पर होप देता है। होप के बिना इंसान मर जाएगा, होप के बिना नाहिलिस्ट। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना कि मायूस ना हो, मायूसी कुफ्र है। मायूसी क्यों कुफ्र है, क्योंकि नाहिलिस्ट आपको बना देता है, मायूस हो गए, खुदा की रहमत से मायूसी बहुत खराब चीज है। अल्लाह से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। आपकी गुनाह कितने भी बड़े हैं, आपके ने कितने भी बड़े गुनाह किए हो, आपने कितना भी बड़ा जुर्म किया हो, अल्लाह की रहमत उससे भी बड़ी, ठीक है ना। अल्लाह आपकी गुनाहों से कई हजार, हाँ करोड़, हाँ नंबरलेस इन्फिनाइट उसकी रहमत ज्यादा बड़ी है। उसकी रहमत उसकी हर बाकी सिफत पर गलबा रखती है। आ रही है बात समझ, उसकी रहमत सबसे गालिब है, हर चीज पर गालिब। उसने मुझे वजूद बख्शा क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है और उसकी रहमत मुझ पर है, इसलिए मैं जिंदा हूं। मेरी जिंदगी से अगर खुदा की रहमत निकल जाए तो मेरा वजूद बाकी ना रहे। मेरा वजूद डजंट एग्जिस्ट, आई डजंट एग्जिस्ट विदाउट गॉड्स मर्सी। मेरा वजूद में होना मेरा खुदा की रहमत है, खुदा की रहमत का नुजूल है। हर लम्हा लम्हा तब मेरा वजूद है। मेरा वजूद का पूरा मतलब समझिए 100,000% मेरी एग्जिस्टेंस मेरे खुदा की जात पर डिपेंड करती है। तो खुदा की रहमत पर मेरी डिपेंडेंसी। जो लोग कहते हैं, एक आपने देखा ही होगा, लोग एक आम ख्याल ही है कि खुदा रहीम भी है और खुदा जो है जब्बार भी है। खुदा की है, जाहिर नाम है अल्लाह का, जब्बार है, अल्लाह कहार है, अल्लाह जो सख्त पकड़ने वाला है, अल्लाह बदला लेने वाला है, ये सब नाम है अल्लाह के, हम रद्द नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात समझने की है कि जब आप कहते हो अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह जब्बार भी है, अल्लाह जो है अल्लाह रहमान भी है, अल्लाह कहार भी है, तो दिक्कत ये होता है ना कि अल्लाह की इस कहर में और अल्लाह के इस जबर में, जो उसकी जो पकड़ने की सिफत है, उससे रहमत हट जाती है, क्योंकि आप उसको बॉर्डर लाइन अलग कर देते हैं कि अल्लाह रहमान भी है और अल्लाह जब्बार भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह जब्बार है, उसमें भी उसकी रहमत का गलबा है। अल्लाह अगर कहार है, उसमें भी उसकी रहमत का गलबा है, क्योंकि अल्लाह की रहमत अल्लाह की बाकी सिफतों पर गालिब है। मतलब अल्लाह आपको अजाब भी दे रहा है, तब भी आप पर रहम कर रहा है। आ रही है बात समझ। अल्लाह रहमान है, उसके साथ जब्बार है, तो आप पे अगर पकड़ेगा भी आपको तो रहमत के साथ पकड़ेगा। अल्लाह कहार है लेकिन रहीम रहमान पहले है, तो अगर आप पे जो है कि आपको अजाब भी देगा तो रहमत के साथ अजाब देगा, आप पे रहम करते हुए अजाब देगा। अल्लाह की रहमत अलग नहीं हो सकेगी कभी उससे कि रहमान भी है और जब्बार भी है, ऐसे कभी नहीं हो सकेगा। अल्लाह जब्बार है और उसके ऊपर उसकी रहमत है। अल्लाह की रहमत उसके हर सिफत पर वाला है। अल्लाह सबसे पहले रहीम है। इसलिए आप जब कुरान पढ़ते हैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला अपनी सिफात, जिससे आपका अपना इंट्रोडक्शन देता है अपने बंदों को, तो रहमान से करता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला यूज कर सकता था अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, ठीक है ना। और पता है एक चीज और पता है आपको, सिर्फ
सूरह फातिहा की आप तफसीर पढ़िएगा ना, तफसीर इब्न कसीर, तो इब्न कसीर रहमतुल्लाह कहते हैं कि अर्रहमान रहीम, अल्लाह रहमान सारी मखलूक के साथ है और अर्रहीम मुसलमानों के साथ है। यानी कि अल्लाह की जो सिफात रहीमी है वो सिर्फ मुसलमान के लिए खुसूसी है। जी, वो क़यामत के दिन उसका नुज़ूल होगा, रहमान ये जो सही सिफ़ात रहीमी है। तो बात ये है कि अल्लाह ताला आप अपना जो तारुफ दे रहा है बंदों को अपने कुरान के सबसे पहले पेज में, वो दे रहा है अपने रहमान में। वो जब्बार भी होगी, कह सकता था अल जब्बार अल कहार, उसने ये नहीं यूज़ किया, उसने इस्तेमाल किया अपनी इस रहमत का, अर्रहमान अर्रहीम। वो रहमान है और फिर बहुत और ज़्यादा रहमान है, मर्सीफुल एंड मोर मोर मर्सीफुल। ये है खुदा की रहमत। और लोग फिर कहते हैं खुदा बहुत सख्त है भाई, नमाज छोड़ने पर जहन्नम में डाल देता है, ये करने पर जो है कि जहन्नम में डाल देता है। ये मामला की खराबी है आपकी और हमारी हमारे नज़रियात की खराबी है कि हम खुदा को जो है कि एक तरह से बड़ा डरने वाली चीज़ सोचते कि यार डरना चाहिए। ज़ाहिर है डरना चाहिए, खुदा की नाराज़गी से डरना चाहिए। अरे बात समझ कि खुदा मुझसे नाराज़ हो जाएगा, इस चीज़ से डरो। ठीक है, अल्लाह से तो इश्क किया जाता है, खुदा से तो इश्क किया जाता है, इश्क हकीकी है। अल्लाह अल्लाह की इबादत उसके इश्क की वजह से की जाती है। तो नाहिलिस्ट क्योंकि खुदा को पा नहीं सकता, खुदा का इनकार कर देता है और खुदा के इनकार करने के बाद खफा होता है कि मैं क्यों खुदा नहीं है। ये मामला है, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। रिजेक्टिंग द हाईएस्ट पर्पस ऑफ द वर्ल्ड, materialism got rid of the risk of absurdity and futility. Its world and its man have a practical end, they have a function, be it a zoological one. जब हायर पर्पस आप हटा देते हैं, जब आइडियल का रिजेक्ट कर देते हैं कि खुदा नहीं है या कोई मोरालिटी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं, कुछ नहीं है, तो सारी जो मेटेरियलिज्म है ना, वो आपकी अब्सर्डिटी और फुटिलिटी का सारा मामला खराब कर देते। फिर बोलते हैं सब चीज तो भाई मटेरियल है, फिर जो है मादा है। जब खुदा नहीं है तो जो है फिर मादा है, क्योंकि खुदा नहीं है तो फिर तो भाई जाहिर है फिर मैं क्यों रोजे रखूं। जब खुदा नहीं है तो मैं क्यों अपने आप को रोक के रखूं और जिना ना करूं। अगर खुदा नहीं है तो मैं अपना जो है कि ज़कात क्यों दूं, मेरा माल है। अगर खुदा नहीं है तो मैं चोरी क्यों करूं। अगर खुदा नहीं है तो मैं जो है कि शराब क्यों ना पीऊं। हर बुरा से बुरा काम मैं क्यों ना करूं अगर खुदा नहीं है तो। जब कोई पूछने वाला नहीं है तो हर चीज जो है सही है। मामला ये है। अब फिर जब आप खुदा का इनकार हो जाता है तो इंसान फिर इंसान नहीं रहता, उसकी मोरालिटी खत्म हो जाती है। गॉड गया तो उसकी मोरालिटी गई, और इंसान की मोरालिटी गई तो इंसान गया। आ रही बात समझ। गॉड खत्म, मोरालिटी खत्म, मोरालिटी खत्म, इंसान खत्म, इंसान खत्म तो बचता क्या है, जानवर, इंटेलिजेंट एनिमल बचते हैं, फंक्शंस बचते हैं, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बचते हैं। समदानी नहीं बचता, फराज नहीं बचता, अमान नहीं बचता, फिर इंजीनियर बचते हैं और लॉयर बचते हैं और डॉक्टर्स बचते हैं। आज का माशरा आपको पता है अखलाकी पस्ती में डूबा हुआ है आज का मुसलमान, अखलाकी पस्ती में, उसमें अखलाकियत का कोई अंश नहीं बाकी रहा। डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और आईएएस बनते जा रहे हैं लोग और आईपीएस बनते जा रहे हैं लोग, और अखलाकी पस्ती ऐसी कि मतलब अब गरीब आदमी को जो कि छोड़ा ना जाए, उसको लूट रहे हैं, घसूट रहे हैं। ये है अखलाकी पस्ती का मय्यार आज के माशरा, क्योंकि खुदा का इनकार कर चुके हैं, जहन में अपने खुदा का इनकार कर चुके हैं, खुदा को कोई चीज़ ही नहीं मानते। खुदा तो एकदम गिरा हुआ चीज़ हो गया नजरों में, है ना। सर्चिंग फॉर गॉड इज अ रिलीजन बट एवरी सर्च इज नॉट डिस्कवरी। Nihilism is a disappointment, but not because of the world and order. It's a disappointment caused by the absence of good from the universe. Nihilism, जैसे मैंने बताया, क्योंकि वो खुदा के मुनकिर इस वजह से हैं क्योंकि खुदा ह्यूमन सफरिंग उनको मीनिंगफुल नहीं लग रही। उनको लग रहा है ह्यूमन सफरिंग का यार मतलब नहीं निकल रहा, और वो खुदा को सर्च नहीं कर रहे। सर्चिंग फॉर गॉड इज रिलीजन। आप रिलीजन क्या करता है, खुदा को पकड़ लेता है और अपनी सारी दुखियारों को खुदा पर लगा देता है कि मेरा ये दुख है अल्लाह, ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। तो आप खुदा को बताते हैं और खुदा से मीनिंग ले लेते हो। ये दुख का मतलब ये जन्नत में ये दर्जे, इस दुख का मतलब जन्नत के ये दर्जे, मेरा खून का ये कतरा बहेगा मुझे जन्नत में ये चीज मिलेगी। नाहिलिस्ट क्योंकि खुदा का इनकार कर रहा है, वो मीनिंग नहीं दे पा रहा है चीजों को, तो वो डिसअपॉइंट है इस माशरे में कि इस माशरे में अच्छाई बाकी नहीं रही, क्योंकि खुदा बाकी नहीं रहा। खुदा नहीं है तो अच्छाई नहीं रहेगी, क्योंकि अच्छाई और बुराई खुदा बताता है। ठीक है, विदाउट गॉड देयर इज नथिंग गुड एंड इविल। ठीक है, गॉड बताता आपको क्या बुरा है क्या बुरा नहीं है। चोरी करना कौन बोला बुरा है, किस बुनियाद पर आप बोल सकते हैं बुरा है। अगर खुदा नहीं है तो कुछ सही और गलत नहीं होता, फिर कोई अच्छा और बुरा नहीं होता। खुदा है तब अच्छा और बुरा है। ठीक है, इंसान है तब अच्छा और बुरा है। फंक्शन के लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है, जैसे हमने कल बात की थी कि इंजीनियर के लिए कोई अच्छाई और बुराई नहीं होती, वो इंसान के लिए अच्छाई और बुराई होती है। डॉक्टर एक फंक्शन है, एक टैग है, एक लेबल है, उसके लिए कोई पसंदीदगी नापसंदीदगी, अच्छा बुरा हक गलत नहीं होता। उसके लिए सिर्फ अच्छा काम या बुरा काम होता है, उसके लिए फंक्शन गुड ऑन या ऑफ होगा। इंसान होता है अच्छा बुरा, ठीक है ना। खुदा बताता है अच्छा और बुरा।
फॉर बोथ नाइलिज्म एंड रिलीजन मैन इज अ स्ट्रेंजर इन दिस वर्ल्ड। नाइलिज्म भी यही कहता है। फ्रेडरिक एंजल जो है, ये अब्सर्डिस्ट का जो एल्बर्ट कॉमस है, ये क्यों खपा है? नाइलिस्ट क्या कह रहे हैं कि इंसान बाहर से आया है, खुदा ने इंसान को बनाया और छोड़ के चला गया, इस तरह का रवैया। नाइलिज्म कहता है कि भाई हम बन गए इस दुनिया में, हम इस दुनिया में आ गए, कोई मीनिंगफुल दुनिया नहीं है। उनको बस मीनिंग से मतलब, क्योंकि मीनिंग नहीं निकाल पा रहे, और रिलीजन के अलावा कोई चीज मीनिंग नहीं देगी इस दुनिया की। ठीक है, मेरा बच्चा अगर मर जाए तो मैं क्या मीनिंग दे सकता हूँ खुदा के अलावा? खुदा के अलावा मैं कोई मीनिंग नहीं दे सकता। आ रही बात समझ? तो भाई नाइलिस्ट लोग होते हैं, वो मीनिंग नहीं दे पाते, वो कहते हैं कि हम फंस गए इस दुनिया में, मुझे खुदा ने बना के छोड़ दिया, ठीक है, मैं यहाँ आया और मैं फंस गया हूँ, यहाँ पे सिर्फ सफरिंग्स हैं और कोई मीनिंग नहीं है, इससे अच्छा मैं मर जाऊं या ना मरूं तो सुपर ओबर्समैन बन जाऊं, खुद को अब अपनी मोरालिटी मैं बताऊं और हक और गलत सब मैं बताना शुरू करूं। ये है क्योंकि वो स्ट्रेंजर ऑफ द अर्थ मान रहा है, वो मान रहा है कि बाहर से आया कहीं से, वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो जो परेशान है। ठीक है ना? देखें, फॉर नाहिलिज्म ही इज अ स्ट्रेंजरली होपलेसली लॉस्ट, he is a stranger hopelessly lost. For religion he is with a hope for salvation. बस फर्क ये है नाहिलिज्म और रिलीजन में कि नाहिलिस्ट होपलेस है, कुफ्र मायूसी वाला कुफ्र कर चुका है, और रिलीजन होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है, वो कहता है नहीं यार कोई बात नहीं है, अल्लाह है ना, अल्लाह है ना, खुदा है ना, अल्लाह है तो फिर कहते हैं तवक्कुल इल्लाह पे जिंदा है आदमी, कि तवक्कुल है ना, तवक्कुल इल्लाह उसको जिंदा किए हुए। ठीक है, ये मामले। अब अगर खुदा नहीं है, मतलब वही चीज है, उनमें होपलेसनेस आ गई, खुदा का इनकार इसलिए किया क्योंकि मायूस हो गए खुदा की रहमत से, इसलिए हम कहते हैं खुदा की रहमत से कभी मायूस ना होइए। अरे उसको बंद कर दो। खुदा की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। खुदा की रहमत से मायूसी बहुत बड़ी कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है, इस वजह से कि आप नाहिलिस्ट बन जाते हो, आप होपलेस बन जाते हो, आप फिर मीनिंग नहीं निकाल पाते अपनी चीजों के, अपने डेली डे लाइफ में आप मीनिंग नहीं निकाल सकते कि मैं क्यों अगले दिन उठूं, मैं किस लिए उठूं, इससे अच्छा मर जाए इंसान। ठीक है ना? ये चीजें देखिए, अल्बर्ट कामोस से भाई absurdist take, in a world from which the illusions and the lights suddenly disappear, man feels like a stranger. It is the expulsion without any way out, or are they, as there are no memories of the lost homeland or any hope to reach a promised land. ये खुदा का इनकार कर चुका है, तो ये कह रहा है कि हमारे पास मेमोरी नहीं है पुराने घर से जहां से हम आए हैं, आलम अरवाह की मेमोरी नहीं है, जाहिर है हमारे पास आलम अरवाह की मेमोरी नहीं है, एंड एनी होप टू रीच द प्रॉमिस्ड लैंड, लेकिन जन्नत में जाने की होप भी है, मुकर चुका है क्योंकि खुदा का इनकार कर चुका है। इफ आई वेर अ ट्री अमंग ट्रीज दैट लाइफ वुड हैव इट्स सेंस, और बेटर दिस प्रॉब्लम would not arise because I would be a part of this world that I now resist with all my conscience. अगर मैं पेड़ होता, अगर मैं पत्थर होता, कुछ होता, तो कम से कम वो ज्यादा मीनिंगफुल था, क्योंकि इस दुनिया का हिस्सा होता, इस दुनिया का हिस्सा होता, कुछ सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता, इसी हिस्से का पार्ट रहता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना? लेकिन मैं इंसान हूं, और इंसान इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, वो स्ट्रेंजर है, वो कहीं और से आया है, और उसको याद नहीं है अपने घर का सारा मेमोरी, उसको अपने घर का याद नहीं है, और आगे जो जाएगा, मतलब उसको अपना प्रॉमिस्ड होमलैंड जो होना चाहिए, जिसकी जन्नत है, उसके बारे में वो बड़ा मायूस है कि जन्नत भी जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। ऑल इज अलाउड सिंस गॉड डजंट एग्जिस्ट एंड मैन डाइज। ये बड़ा अच्छा लास्ट का जुमला है, ऑल इज अलाउड सिंस गॉड डज नॉट एग्जिस्ट एंड मैन डाइज। सब कुछ अलाउड है क्योंकि खुदा नहीं और इंसान मरता है। ठीक है, इंसान मरता है। काफिर वैसे कहेगा आखिरत में एक काश में मिट्टी होता, जाहिर है वो कहता काश कम से कम मिट्टी हो जाता कि इस दुनिया का पार्ट हो जाता, लेकिन आप दुनिया के पार्ट नहीं हो, यही आपकी सबसे बड़ी हुर्रियत भी है और टेस्ट भी है कि यू हैव टू चूज। ठीक है ना? ये कितना अच्छे अल्बर्ट कामस को ये लास्ट सेंटेंस पर, इससे सारा दुख दर्द पता चल जाता है। एवरीथिंग इज अलाउड सिंस गॉड डजंट एग्जिस्ट एंड मैन मस्ट डाई। आपको मरना है, आपको पता है, और खुदा नहीं है, तो जो करना है करो ना फिर भाई, फिर मैं जो कर सकता हूँ करो, हर चीज अलाउड है, फिर कत्ल करना अलाउड है, शराब पीना, जिना करना, रेप करना, हर चीज अलाउड है, हर एक चीज जो आप सोच सकते हो वो अलाउड है, क्योंकि आप मर जाओगे तो अकाउंटेबिलिटी का कोई तस्वुर नहीं है, खुदा नहीं है तो जो मीनिंग नहीं देगा, जो आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि खुदा नहीं। इसलिए अल्लाह ताला देखें आपको सबसे पहले जो आपको अपनी रहमत के बारे में बताता है, अर्रहमान अर्रहीम, तो फिर तुरंत अगली दूसरी आयत में आपको अकाउंटेबिलिटी पर ले आता है, मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है यौम जजा का, अकाउंटेबिलिटी होगी, डिसपेयर ना हो, मायूस, है ना, मायूस ना हो। मायूस क्यों ना हो? क्योंकि खुदा रहमान है और अकाउंटेबल है, पूछेगा जो तुझ पर जिसने जुल्म किया है उससे पूछेगा, ये मालिक यौमिद्दीन है। जिसने आप पर जुल्म किया, जिसने आपके माल को घसूटा, आपको तकलीफ पहुंचाई है, यौम जजा आएगा। गॉड एग्जिस्ट,
एंड मैन मस्ट डाई, ये अच्छी बात है, ये अच्छा है। आप उसको रिलीजन के तसव्वुर से देखें, इस्लाम के नजरिए से देखें, इसको, इस वर्ड को मैं रिफ्रेश करूं, इस स्टेटमेंट को, अल्बर्ट कामस क्या कहता है, सिंस गॉड डजंट एग्जिस्ट एंड मैन मस्ट डाई, ये दुख की बात है। हम कहते हैं सिंस गॉड एग्जिस्ट एंड मैन मस्ट डाई, ये खुशी की बात है कि हमको मर जाना है, ये दुख खत्म हो जाएगा और खुदा है मुझे जन्नत भेजेगा, जो मेरे जुल्म जो मुझ पर हुआ उसका बदला लेगा, खुदा मेरा बदला लेगा। यौम जज़ा है अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा कायम करेगा, वो मालिक है यौम जज़ा का, वो क़यामत कायम करेगा। अकाउंटेबिलिटी खुदा ने पहली सूरत में, कुरान आप खोले पहले पेज में आपको बताया कि वो अकाउंटेबल है, और अब वो जो आदिल है वो अदल करेगा, वो अकाउंटेबल लोगों को ठहराएगा जिसने तुम पर जुल्म किया। लेकिन नाहिलिज्म में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसमें रहमत नहीं है, उसमें खुदा की जिंदगी का मीनिंग नहीं है, इसलिए वो पूरे जो है मायूसी वाली कुफ्र की है। वही देखें, ऑन द कंट्ररी इट इज रादर अ साइलेंट कर्स ऑफ अ सोल टायर्ड ऑफ सर्चिंग फॉर गॉड विदाउट फाइंडिंग हिम। खुदा चाह रहा है कि खुदा मिल जाए, कोई मीनिंग मिल जाए, खुदा मिल जाएगा तो जिंदगी की मीनिंग मिल जाएगी, खुदा मिल जाएगा जिंदगी कलरफुल हो जाएगी, हर चीज का मतलब समझ में आएगा। खुदा नहीं है, कोई चीज का कोई मतलब नहीं है, मर जाओ आज। अगर गॉड डजंट एग्जिस्ट तो मैं क्यों रहूं जिंदा भाई, फिर क्यों इस जिंदगी में जिंदा रहूं, गॉड डजंट एग्जिस्ट, मर जाओ फिर, ठीक है ना। तो नाहिलिस्ट वो थकी आत्मा है, वो बेचारा मायूस रूह है जो खुदा ढूंढना चाह रहा है लेकिन ढूंढ नहीं रहा है। इट इज द एथिज्म ऑफ डिस्पेयर, ये टर्म अच्छा है नाहिलिज्म के लिए, मायूसी वाला कुफ्र, मायूसी वाला इनकार। खुदा का इनकार इसलिए नहीं कि खुदा के मुनकिर हैं, खुदा का इनकार इसलिए क्योंकि मीनिंग नहीं मिल रही, और खुदा क्यों नहीं है इसलिए खफा है, हम खुदा से नाराज हैं, खुदा क्यों नहीं है, इस तरह का नाहिलिज्म होता है कि क्यों नहीं हो, होते तो आज मीनिंग होता, होते तो आज खुश होता, वो खुश नहीं है, वो डिप्रेस है, वो नाइलिस्ट है। इसलिए जो मायूस होता है उसको बोलो कि तवक्कुल इल्लाह सबसे अच्छी ये होती है मायूसी से निकलने के लिए, डिप्रेशन से निकलने के लिए, खुदा पे तवक्कुल करो, अल्लाह है ना, कर देगा सब चीज। तवक्कुल इल्लाह सबसे मायूसी से निकलने की चीज है। होपलेस इंसान के लिए होप लाना, ये खुदा है, कोई भी नहीं है तो खुदा है, खुदा काफी हो जाएगा तुम्हारे लिए, कोई नहीं मिलेगा, खुदा तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। जो अल्लाह अपने अंबिया के लिए काफी हो गया, जो अल्लाह अपने नबी को पूरे अरब के मुशरिकीन माशरे में गालिब कर दिया, जो अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग जितने इतनी बड़ी आग में से सेफ बचा सकता है, जो अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता और फिरौन से बचा सकता है, जो अल्लाह यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट जो वेल उसके पेट मछली के पेट से निकाल सकता है, जो अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है उन चीज़ों से मिस्र में बेचा जाने के बाद वापस ले आ सकता है, तो वो खुदा तुम्हारा खुदा नहीं है क्या? तुम्हारा भी खुदा, तुमको भी निकाल लेगा। तो सब्र करो थोड़ा, है ना। तेरे दीद के काबिल तो नहीं हूँ, है ना, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। बस शौक होना चाहिए, इंतजार होना चाहिए खुदा की रहमत में कि हाँ आएगा, एक दिन आएगा जो मैं खुदा की रहमत मेरे ऊपर बरसेगी, और इंतजार करो उस दिन का। बस ये है, मोमिन इंतजार करता है, सब्र करता है, सब्र मोमिन को मोमिन बनाता है ना। Why don't they simply believe in a religion if not Islam? What their argument of saying God doesn't exist? बहुत अच्छा सवाल है। आर्गुमेंट ये है ना, क्योंकि मोरालिटी नहीं है माशरे में, खुदा के मुनकिर वो ये इस वजह से हुए क्योंकि माशरे से मोरालिटी खत्म हो गई, और उनको मोरालिटी जब गई तो ह्यूमन सफरिंग की मीनिंग खत्म हो गई, जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, क्योंकि ह्यूमन सफरिंग का मीनिंग नहीं मिल रहा उनको, और मोरालिटी माशरे में नहीं है। माशरे में उन्होंने देखा कि लोग यार, अच्छा अब देखिए नाहिलिज्म शुरू हुआ है तब जब वर्ल्ड वार्स चल रहे थे। वर्ल्ड वार में पता है, देखा, वार में हमेशा ही मोरालिटी खत्म होती है, मुसलमानों की वार नहीं। इस एक वजह है जिहाद फी सबीलिल्लाह होली वॉर है, क्योंकि इसमें मोरालिटी खत्म नहीं होती, मोरालिटी बढ़ती है। आप किसी की खेत नहीं जला सकते, किसी का जो है पेड़ पत्ता नहीं जला सकते, औरतों को कत्ल नहीं कर सकते, बच्चों को कत्ल नहीं कर सकते, किसी की इबादत गाह नहीं तोड़ सकते, किसी पुजारी को कत्ल नहीं कर सकते, आप किसी को जो है बेकसूर को कत्ल नहीं कर सकते, ये सारे इतने कैद है। लेकिन जब वेस्ट लड़ रहा होता है, या जो ऐसा समाज जहां पे खुदा नहीं है, ऐसा समाज जहां खुदा का इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग ईमान का तस्वुर नहीं है, तो वो बम गिराते हैं बच्चों पर, फिर वो बम गिराते हैं सेफ हाउसेस पर, फिर वो बम गिराते हैं हॉस्पिटल्स पर। तो आज का जो बच्चा देखेगा यार गाजा में इतने बच्चे मर रहे, खुदा नहीं है, ये मामला है। नाहिलिस्ट वही है जो कहता है बच्चे मर रहे हैं गाजा में, खुदा कहाँ गया, खुदा होता तो बच्चे ना मरते। ये उनका आर्गुमेंट है बेसिकली, नाहिलिस्ट भी वही है, वो कहता है गाजा में बच्चे मर रहे हैं, खुदा नहीं है ना जी। नॉन कॉम्बिनेंट औरत जो लड़ नहीं सकती है उनको भी नहीं आप कत्ल कर सकते, और जो औरत सपोर्ट करेगी तो भाई तो मरेगी ठीक है ना। तो ये मामला है गाजा। अच्छा, कि बड़ा घटिया आर्गुमेंट आज माशरे में, इस पे मैं आप बात हमने छेड़ दी तो बताता चलूँ।
एक सवाल आपसे करता होगा एथीस्ट समाज या नाहिलिस्ट हजरत के कहेंगे कि खुदा है तो गाजा में बच्चे क्यों मर रहे हैं, और बच्चे मर रहे तो खुदा नहीं है। आ रही बात समझ? उनका सवाल है कि बच्चे क्यों मर रहे हैं गाजा में, छोटे बच्चे के क्या कसूर था, खुदा तुम्हारा क्रूएल है, खुदा तुम्हारा बदमाश है, खुदा तुम्हारा बैड है, एविल खुदा है, ठीक है, बच्चे मर रहे हैं इसलिए खुदा नहीं है। उनका ये आइडिया कि खुदा होता तो ना मरते। आ रही बात समझ? वो कहेंगे कि खुदा अगर ऑल पावरफुल है, खुदा अगर ऑल पावरफुल है तो बॉम्बिंग ही ना होती, अगर खुदा ऑल लविंग है तो बच्चे ना मरते। मतलब खुदा अगर ऑल पावरफुल है तो इविल एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी, है ना। अगर खुदा ऑल पावरफुल है और ऑल लविंग है तो इविल एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि इविल एग्जिस्ट, जिंदगी में बच्चे मर रहे हैं, दुनिया में बच्चे कैंसर से मर रहे हैं, बच्चे जो है कि बॉम्बिंग से मर रहे हैं, मतलब ये उन्होंने निकाला कि चाहे तो खुदा ऑल पावरफुल नहीं है क्योंकि रोक नहीं सक रहा है, या फिर ऑल लविंग नहीं है, तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता है इसलिए नहीं रोक रहा है। इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रॉमैन फॉलिसी। स्ट्रॉमैन फॉलिसी ये है क्योंकि आप खुदा की बस दो सिफत को उठा करके ले आओ और अब इस दो सिफत को खुदा प्रोजेक्ट कर रहे हो। खुदा सिर्फ ये दो सिफत नहीं है, खुदा अलीम है, खुदा हकीम है, खुदा हकीम है, खुदा वाइज है, खुदा हर चीज को देख रहा है, खुदा की हिकमत है। जो बच्चा मर रहा है खुदा की हिकमत है, हम नहीं जानते लेकिन खुदा की हिकमत है। इसकी मिसाल हम इस तरीके से देंगे कि एक बच्चा है, आपका बेटा है, मान लीजिए बेटा है, अब वो आग की जानिब जा रहा है, आग की तरफ दौड़ता वो है ना, बच्चा छोटा सा ऐसे घसीटते घसीटते खुद को जा रहा है आग की जानिब। अब आप देखे कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, बच्चे को अब जाएगा, आग में चला जाएगा। अब आप हाथ से उठ करके उसको जाओगे रोकने, तब तक वो बच्चा आग में गिर जाएगा। आपने क्या किया, लात मार दिया, है ना, हल्के से लात मारा तो वो उधर गिर गया, बच्चा रोने लगा। अब कोई आदमी दूर से देखेगा, बोलेगा बड़म जालिम बाप है, जाबिर बाप है, बच्चे को लात मार दिया, और बच्चा को भी लगे हाँ भाई मेरा बाप बहुत बदमाश, मेरा बाप तो कभी मेरे से मोहब्बत नहीं किया, मुझे मार दिया और ये कर दिया। बचपन में हम लोग देखते बच्चे वालिदैन कहते टॉफी ना खाओ, चॉकलेट ना खाओ, आपने कहा अरे यार ये लोग बस मेरे से नफरत करते हैं, हमको एकदम मतलब ये तो जिंदगी मेरा मोहाल के घर छोड़ के चले जाएंगे और ये करके चले जाएंगे, लोग मेरे से नफरत करता है मेरा माँ बाप, हम समझ गए, ठीक है ना। क्योंकि वो पूरा पिक्चर नहीं देख रहा, उसके बाप ने पूरा पिक्चर देखा कि ये बच्चा आग में चला जाता तो लात मार दिया तो बच गया। आपके वालिदैन ने आपको बचपन में चॉकलेट्स और गलत लोगों से दोस्ती कायम करने से इसलिए रोका क्योंकि आप बड़े होकर बनाश बन जाते। आज आपको पता चल रहा होगा कि नहीं भाई देखो अब्बा ने सही किया, हमको इन लोगों से बचा के रखा, आज वो कहाँ है और आज हम कहाँ हैं। आज ये बात समझ। तो खुदा हकीम है, खुदा की हिकमत है जो हम अभी नहीं जानते। जैसे एक वो बच्चा जिसने आग से बचने के लिए बाप से लात खा ली, उसको नहीं पता चल रहा है कि क्यों मुझे बाप ने, वो तो भाई खफा है बाप पर, उसी तरह से आप खुदा पर खफा हो कि क्यों बच्चे मर रहे हैं। ये इलॉजिकल है, ये स्ट्रॉमैन फॉलिसी है। खुदा हकीम है, बच्चे मर रहे हैं, उसकी हिकमत है, हम नहीं जानते। अरे बात समझ, उसकी हिकमत है, हम नहीं जानते, हम हर चीज को नहीं अहाता कर सकते। खुदा की हिकमत है, खुदा अल हकीम है, हम थोड़ी है। अल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते, हम थोड़ी जानते, हम तो जाहिल हैं। अल्लाह ने हमें जो इल्म दिया है उस बुनियाद पर हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ये चीज है। तो एथिज्म जो है, ये जो नाहिलिज्म है, वो एथिज्म ऑफ डिस्पेयर है, मायूसी, तो खत्म मामला, है ना। अब जो सिविलाइजेशन वाली बात थी जो ऊपर भी लिखी हुई, तो वही चीज वापस आ जाती है। दिस क्रिटिक ऑफ सिविलाइजेशन इज नॉट अ डिमांड टू रिजेक्ट इट, सिविलाइजेशन कैन नॉट बी रिजेक्टेड इवन इफ वी वुड लाइक टू डू सो। सिविलाइजेशन कभी रिजेक्ट नहीं हो पाएगा, जैसे मैंने बताया, क्योंकि सिविलाइजेशन का मामला किससे है, हुकूमत से, इकोनॉमी से, आर्मी से और सिस्टम से बेसिकली। तो सिस्टम, जहां माशरे में लोग रहेंगे तो सिस्टम तो बिल्ड होगा ही होगा। सिविलाइजेशन खत्म नहीं हो सकता है, सिविलाइजेशन कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों को रहना है तो एक हुकूमत होगी, एक आर्मी होगी, एक कुछ इकोनॉमी होगी, कुछ तो होगी। हम कर क्या सकते हैं, द ओनली थिंग दैट इज नेसेसरी एंड पॉसिबल इज टू डिस्ट्रॉय द मिथ ऑफ इट। आप उसका मिथ खत्म कर दो। आप उसकी इतनी ज्यादा जो पावर है ना, जो स्टेट को पावर आपने दे रखा है कि 3 लोग बाइक पर चल रहे हैं तो 6000 का चालान लगा दे रहा है, आप इस चीज से रोक सकते हो। बोले कि तुम कौन होता है हमको चालान लगाने वाला, भाई आप स्टेट को जबरदस्ती का उंगली करने वाला, आप ये रोक सकते हो। सिविलाइजेशन को आप अपनी जात में दखल अंदाजी करने से रोक सकते हैं, सिविलाइजेशन को आप अपने कल्चर में दखल अंदाजी करने से रोक सकते हैं। आप भाई सिक्का चलाओ, आप आर्मी बनाओ, आप इकोनॉमी चलाओ और सब कुछ करो, गुड होगा, क्योंकि जाहिर है लोग रहेंगे तो सिविलाइजेशन एग्जिस्ट। लेकिन आप मेरे उंगली नहीं करो मेरे मामले में, मैं कैसे रह रहा हूं तुम उंगली नहीं करो, ये चीज है। तो सिविलाइजेशन खत्म। अब इसको कैसे हम करेंगे, वही चीज है, टास्क which by its nature belong to culture। ये कल्चर ही जब प्रमोट होगा तब होगा। हमने बात की कल्चर और मास कल्चर पर, मास कल्चर को इस्लामाइज करने के मामले पर, ये चीज थी। ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, द फेनोमेनन ऑफ आर्ट। साइंस वांट्स टू डिस्कवर लॉज एंड यूज देम।
बट अ वर्क ऑफ आर्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉस्मिक ऑर्डर विदाउट क्वेश्चनिंग इट। बहुत अच्छी बात है, आगे इसी चैप्टर में आ जाएगा ये टर्म, हम लोग उस टाइम में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द फिनोमेनन ऑफ आर्ट, आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड साइंस दो एकदम मुख्तलिफ आपको लग रहा होगा स्ट्रीम भी है भाई। 10th क्लास के बाद निकले क्या लिया जाए, साइंस लिया जाए या आर्ट्स लिया जाए। साइंस लिया जाए तो पढ़ने वाला बच्चा है, आर्ट्स लिया जाए तो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है। तो जहनीत ऐसी है माशरे की, आर्ट्स ले लिया तो पढ़ने का दिल है इसको नहीं है ना कम मार्क्स आया है, आर्ट्स ले लिया है। साइंस माने बहुत जहीन बच्चा है, साइंस जहानत को शो करती है, आर्ट्स जहालत को शो करती है आज के ज़माने में। जबकि आर्ट होता है आपकी इंसानियत को शो करती थी, आपकी रूहानियत, आपकी मोरालिटी को शो करती थी कि आप एक पोयम लिख सकते हो, आप एक शायरी लिख सकते हो। शायर आदमी जो है, चलो शायरी, चलो जॉने एलिया वाली शायरी लिख रहा है ना भाई, चलो तुम एकदम रो ही रहा हो किसी के याद में, कर तो रहा है, कुछ तो कर रहा है, क्रिएटिवनेस तो है उसमें, रोने ही के लिए चलो क्रिएटिव है, वो अपने आप को जो है बाल ही नोचने के लिए क्रिएटिव है, कुछ तो है, क्रिएटिव तो है। एक आर्टिस्ट आदमी क्रिएटिव होता है, ठीक है ना, ये चीज है। आज के ज़माने में क्रिएशन कुछ नहीं, आज के डेट में आपको सब चैट जीपीटी से मांगना पड़ता है, चैट जीपीटी ये कर दो यार, चैट जीपीटी वो कर दो यार, वो सब चीज़ अब चैट जीपीटी करता है, हम कुछ नहीं करते। इफ ओनली वन वर्ड एग्जिस्ट आर्ट वुड बी इम्पॉसिबल, जो हमने पहले चैप्टर में बात की थी कि नहीं, कि खुदा आर्टिस्ट जो है दो वर्ल्ड में जीता है, एक जो इसका हकीकी वर्ल्ड है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। आर्टिस्ट जो है वो इमेजिनरी वर्ल्ड की चीजें इस वर्ल्ड में लेकर के आता है, एक पेंटिंग बनाता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। आप मोनालिसा को ले लो, मोनालिसा हो सकती है वो हो मॉडल या ना भी हो, वो वाला एक है ना स्टेरी नाइट्स वाला, स्टेरी नाइट्स जो ब्लू ब्लू आसमान, और वो वाला आपने देखा होगा बड़ा फेमस है, स्टेरी नाइट्स पेंटिंग को आप एग्जांपल में ले लो। अभी मेरे पास वक्त नहीं था, नहीं तो हम वो वाले सारे पिक्चर्स खोल के रखते, ठीक है ना। स्टेरी नाइट्स वाला जो है उसमें आप देखा होगा, उसमें क्या रहता है, तो हमें दिखा ही देते हैं थोड़ा सा। स्टेरी नाइट वाला जो पिक्चर है बड़ा फेमस किस्म का है, लोगों ने देखा हुआ है, ये वाला। एक मिनट इधर आ जाओ, ये देखो, फिर इस पर हम आ जाते हैं वापस, कोई मसला नहीं है। विल शेयर द स्क्रीन, आ जाए, ये देखें स्टेरी नाइट दिख रहा है ये। अब ये जाहिर है इस दुनिया में तो एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा कोई पहाड़, ऐसा कोई आसमान, ऐसा कोई चीज, है ना। ऐसी दुनिया, इस जगह तो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मतलब जाहिर है वो जो ये वाली चीज है ये कहाँ एग्जिस्ट करती है, इंसान के जहन में, इंसान के तसव्वुर में। इंसान का दो 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 जहां है ना, इंसान का दो आलम है, ठीक है। इंसान जो है वो दो आलम में जिंदा है, एक आलम उसका जहनी है, अब उसका जहन, उसका एक उसका जहनी तसव्वुरी दुनिया है, उसको हम कहते हैं तसव्वुरी दुनिया, जहाँ वो मन तसव्वुर से जिंदा है। एक उसकी दुनिया जो है वो उसका एक हकीकी दुनिया जहाँ वो जिंदा है, एक तसव्वुर का दुनिया। मान लीजिए मैं तसव्वुर की दुनिया में मेरे पास एक ट्रेन है और 2 बीवी हैं और 3 बच्चे हैं, हकीकी दुनिया में कुछ नहीं है। तो तसव्वुर का दुनिया होना ही ये बात साबित करता है कि एक वर्ल्ड एग्जिस्ट। अगर अलग वर्ल्ड डजंट एग्जिस्ट तो आर्ट इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि आप आर्ट को कहाँ से कनेक्ट करोगे। आप एक प्रेमचंद की कहानी पढ़ लो, 2 बैलों की कथा फॉर एग्जाम्पल, या फिर ऐसा टाइटल है यार, 2 बैलों का कथा है ना, या फिर एक वो वाला था जो हामिद नाम का लड़का रहता है, चिमटा खरीदना जाता है ईद के दिन, है ना, दादी के लिए चिमटा खरीदेंगे, ईदगाह नाम है उसका, है ना, ईदगाह। तो ईदगाह में क्या होता है, अब जाहिर है हामिद रियल में थोड़ी प्रेमचंद देख ली ने, यार हाँ जा रहा चिमटा खरीदने, तो डॉक्यूमेंट्री हो जाता। डॉक्यूमेंट्री थोड़ी होती है, आप कोई भी वेब सीरीज इस चीजों को देखते हो, वो सारी की सारी एक ख्याल ही है ना, एक राइटर ने लिख दिया उस पर बन गई, तो जाहिर है एक दूसरी दुनिया से वो चीजें आई हैं, है ना, एक दूसरी दुनिया से वो सारी चीजें आई हैं जो आप अपने जहन में रखते हैं। हामिद एक लड़का होगा, चिमटा खरीदेगा दादी के लिए, है ना, और प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई ने लिखा 9th क्लास में या 10th में शायद, एनसीईआरटी में सबने पढ़ा होगा कि अब एक तो फटा जूता प्रेमचंद का देख के भाई एक पेज कितना 4-5 पेज लिख देते एक, तो जाहिर है इतना दिमाग यूज कर रहे हैं। हम देखेंगे फटा जूता है बस, हरिशंकर परसाई ने क्या देखा, फटे जूते, शहकल मुस्कुरा रही है, प्रेमचंद बहुत ज्ञानी आदमी है और ये उनके ये बाखासियत, अच्छा होगी भाई, जाहिर है प्रेमचंद अच्छा खासा आदमी था। बात यह है कि लोगों की एक इमेजिनेटिव पावर जो है वो उनको एक मुख्तलिफ बनाती है जानवर से, और ये बात साबित करती है कि दूसरी दुनिया है कि आप प्रेमचंद के फटे जूते पर 4 पेज लिख देते हैं, ठीक है, जबकि फटे जूते पर खाली फटा जूता लिखाएगा रियलिटी में तो बस फटा जूता यही होगा, 2 वर्ड है, लेकिन उसके पीछे की सारी चीजें अपने ख्याल से हमने 4-5-10 पेज भर दीजिए। आप एग्जाम लिखते हैं, एग्जाम में आता है ना कोई चीज आपको नहीं आता है समझ में, जो आपको पता है आंसर हमको नहीं आ रहा है, अब जबरदस्ती पेज भरते हैं, उधर से जोड़ दिया इधर से जोड़ दिया, तो ख्याली दुनिया में चले जाते, उधर से बहुत सारी सामान उठा करके डाल देते हैं, तो असल तो है नहीं, है ना।
In fact, every work of art is an impression of a world to which we do not belong and from which we have not risen, into which we have been cast. Art is a nostalgia memory. आर्ट असल में एक मेमोरी है, एक नॉस्टैल्जिया है दूसरे वर्ल्ड की, है ना, एक दूसरे वर्ल्ड की मेमोरी है जहां से आप आए हो, जन्नत के बारे में आप सोचते हैं। नहीं, एक ऐसा अब कोई इंसान से पूछो क्या चाहिए भाई, इतना जिंदगी भर बने लॉन्ग लाइफ, हमेशा की जिंदगी रहे, बहुत खूबसूरत बीवी रहे, कोई बीवी है तो बहुत खूबसूरत मर्द रहे, बहुत सबसे ज्यादा पैसा रहे, सब कुछ खाने पीने का रहे, वो जन्नत का डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर देता है। एक आदमी से पूछो क्या चाहिए, वो बताएगा सबसे सब जिंदा, मौत, अमृत, अमर क्या कहते हैं उसको, अमर हो जाऊं, कभी ना मरूं, है ना, एकदम हमेशा की जिंदगी और खूब सारा पैसा और खूब सारा खाना और खूब सारी औरतें, औरतें कहेंगी खूब सारे जो खूबसूरत मर्द, और ये मानो जन्नत को डिस्क्राइब करना शुरू कर दे रहा है। जन्नत उसके जहन में है, आलम अरवाह में आपने खुदा से बैत की, जो अल्लाह ने पूछा क्या तू खुदा मानते हो, हमने कहा कालू बला, हाँ बैत लेते हैं, हाँ वो खुदा मानते हैं। आपने वादा लिया है कि आप खुदा की इबादत करेंगे, आलम अरवाह की कुछ चीजें हैं आपके पास, तब आप में आर्ट है कि नहीं यार थोड़ा अच्छी चीजें बना दी जाए। आप एक खराब पहलू में भी अच्छा पहलू ढूंढ लेते हो, बुरा हुआ लेकिन उसमें भी एक मीनिंग अलग निकाल देते हैं, अपेरेंट मीनिंग के अलावा अलग दूसरी मीनिंग निकाल देते हो। इसीलिए तो हम कहते हैं रिलीजन है, नहीं तो नाहिलिस्ट अपेरेंट मीनिंग को अपेरेंट मीनिंग लेता है, इसलिए तो खुदा का इनकार करता है। खुदा बच्चा मर गया, इसके अलावा क्या मीनिंग है, इसलिए वो नाराज है। आर्ट कहता है बच्चा मर गया, जन्नत में लेके जाएगा तुमको, इसलिए आप खुश हो। आ रही बात समझ? तो एक अलग दुनिया है जहां पर आपके हर गम का इजाला होगा, तो वो अलग दुनिया का वजूद आर्ट लेकर के आता है, बताता है कि आर्ट बताता है कि वो दूसरी दुनिया एग्जिस्ट। क्रिएटिविटी को कैसे वापस लाया जाए, चैट जीपीटी के बात जी आगे इसी चैप्टर में सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। चैट जीपीटी आ गई है ना, सो क्रिएटिविटी वापस करने के लिए आप अपने से लिखना पढ़ना स्टार्ट करना होगा लोगों को, ठीक है। देखिए, साइंस एंड आर्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर एज क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की क्वालिटी और क्वांटिटी पर, क्वांटिटी बेस्ड दुनिया हो गई है, साइंस सिर्फ क्वांटिटी पर बात करता है, आर्ट क्वालिटी पर। मैंने बताया एक पेंटर 3 महीना लेता है एक पेंटिंग में, और एक मशीन 3 महीने में 3000 पेंटिंग्स बना देता होगा। द क्वीन ऑफ साइंस मैथमेटिक्स वाज डिफाइंड बाय कॉमेट एज एन इनडायरेक्ट मेजरिंग ऑफ क्वांटिटीज। मैथमेटिक्स होता है क्वांटिटी का मामला ना भाई, नंबर से खेलते हो ना, मैथ्स में तो सिर्फ नंबर ही का मामला है और उसके अलावा क्या चीज है ना। आर्ट बाय Giacometti as a research of the impossible, vain effort to grasp the essence of life। आर्ट का डिफिनेशन दिया जाता है कि इम्पॉसिबल का रिसर्च, जिंदगी का एसेंस क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी की असल क्या है, उसको ढूंढना आर्ट का मीनिंग है। और साइंस का मीनिंग, मैथ का मीनिंग क्या है, क्वांटिटीज, नंबर्स। नंबर्स मटेरियल से मादा रखते हैं, वो मादा परस्ती है, मतलब मटेरियलिज्म से उनका ताल्लुक है, और आर्ट का ताल्लुक दूसरी दुनिया से, क्योंकि वो ऐसा चीज है जो इस दुनिया में जाहिर है। लाइफ कहाँ है, लाइफ का पॉइंट थोड़ी कर सकते, ये लाइफ, ये लाइफ, ये लाइफ नहीं, लाइफ क्वांटिटी है। साइंस क्वालिटी पर बात करेगा, आर्ट क्वांटिटी, सॉरी, साइंस क्वांटिटी पर बात करेगा, आर्ट क्वालिटी पर बात करेगी, है ना। देखिए दिस इज, अच्छा किताब है इन्हीं साहब की, रेने गोनोन की किताब, एक रेन ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, उसको आप कभी पढ़े, बड़े मुश्किल किताब है, लेकिन अब उसको छोड़े वो, लेकिन क्वांटिटी पर अगर कोई ज्यादा तफसील से पढ़ना चाहे भाई, तफसील से कि क्वांटिटी क्या है और आज का वर्ल्ड कैसे क्वांटिटी की लूप से फंसा हुआ, हर चीज को क्वांटिफाई करना चाहता है, वो इबादत को भी क्वांटिफाई कर रहा है कि तुमने आज ज्यादा 2 रकातें पढ़ ली, भले ख्याल में उनके कुछ और चल रहा था, और एक बंदा 2 रकात पढ़ता है एकदम दिल लगा के खुदा की, और एक बंदा 10 रकात पढ़ता है जहन घुमा घुमा के। 2 रकात जिसने खुदा को याद में रखा वो अच्छा है ना। तो आप हर चीज को क्वांटिफाई कर देना, इबादत में भी क्वांटिफिकेशन हो रहा है। 4 बार हज कर रहे हैं तो अच्छे आदमी है, कोई बंदा बेचारा गरीब 1 दफा हज किया अभी भी सच बोलता है, उसको उतना इज्जत नहीं है, और एक आदमी 4 दफा हज कर रहा है और चारों दफा सूद के पैसे से हज कर रहा है, वो बड़ा अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। हर चीज को क्वांटिफाई कर देना। तो ये माशरा आज का जो हर चीज को क्वांटिफाई कर रहा है, इसके बारे में अगर कोई तफसील से जानना चाहे तो रेने गोनोन साहब की किताब है रेन ऑफ क्वांटिटी, उस पर जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है, इसी पर हम बात समझा दिया आपको, जितना समझना था उसमें बड़े और ज्यादा तफसील से होगा, ठीक है ना। क्वालिटी इज हेयर ओनली अ फॉर्म ऑफ क्वांटिटी इन दिस डायलेक्ट्स ऑफ नेचर। एंजल्स, एंजल्स याद होगा आपको, कार्ल मार्क्स का दोस्त, कार्ल मार्क्स का एकदम बेस्ट फ्रेंड, कार्ल मार्क्स का दोस्त एंजल्स लिखते हैं, फ्रेडरिक एंजल्स का नाम था। Engels states that it is impossible to change the quality of a body without adding or taking away substance or motion, that is without a quantitative change within the body। हमने बताया एंजल्स एकदम घटिया आदमी है, हमने पहले चैप्टर में बात की थी, इसने क्या कहा था, मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट एंड हिज वर्क। इसी ने कहा था ना कि मैन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट है एंड हिज वर्क है। हमने बताया था कितना घटिया बात बोला इसने,
मैन इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट, मैन इज नॉट इनोसेंट, मैन इज इधर गुड और बैड, मैन कैन नॉट बी इनोसेंट, ये हमने बात की थी। एंजल्स यही बात आज फिर कह रहा है। एंजल कह रहा है किसी भी चीज की क्वालिटी या क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब कोई भी चीज की क्वालिटी तभी बढ़ेगी या घटेगी जब उसमें आप क्वांटिटी ऐड करोगे। कितनी घटिया बात कर दी, आ रही बात समझ? इनका कहने का मतलब है कि किसी भी चीज की क्वालिटी में अब इंक्रीज और डिक्रीज तब होगा जब उसकी क्वांटिटी में इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो मतलब भैया तुम्हारी क्वालिटी भी क्वांटिटी वाली चीज है, आपने क्वालिटी को भी क्या कर दिया, क्वांटिफाई कर दिया। आपने क्वालिटी को भी क्वांटिफाई कर दिया। ये हद की क्वांटिफिकेशन आज की दुनिया करती है। क्वालिटी जो अलग चीज थी जिसका कोई क्वांटिटी से ताल्लुक नहीं था, एंजल की ये बात आप पढ़ें, इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज द क्वालिटी ऑफ अ बॉडी without adding or taking away substance or motion, that is without a quantitative change within the body। तो क्वालिटी को भी क्वांटिफाई कर दिया, ये घटिया काम कर दिया। ठीक है, क्वालिटी को भी क्वांटिफाई कर दो, हर चीज को क्वांटिटी में नंबर्स में तोड़ दो, हर चीज को नंबर में तोड़ दो। और ये काम जब आपके साथ होता है तब नंबर में तोड़ा जाता है। इतने लोग कत्ल हो गए, 50,000 बच्चे कत्ल, इतने लोग बॉम्बिंग में शहीद, इतने लोग के नंबर्स आ रहे हैं वहां पे, 50,000 लोग, 10,000 लोग, 5 लाख लोग, 2 लाख लोग, 2 करोड़ लोग, नंबर्स। लेकिन जब उनके कुछ होंगे, उनके कोई लोग मान लीजिए कुछ हो गया उनको, तो फिर वो लाइफ है, लाइफ मर गया। इनका नाम ये था, इनका नाम अमान था, एमयू में पढ़ते थे, इनके दोस्त थे समदानी, उनके पीछे एक बायोग्राफी फिल्म चलने लगती है। अगर उनका एक आदमी मरता है तो उस इंसान वो एक नहीं है, फिर वो एक जिंदगी है। उस जिंदगी का नाम है, उसके दोस्त है, उसकी बीवी है, उसका पढ़ाई है, उसके क्लासमेट्स हैं, उसके बॉस है, उसके पीछे आपको जिंदगी दिखाई जाती है। जब मेरे लोग मरते हैं, नंबर्स 500, नाम भी नहीं पता, है ना, है ना, नाम भी नहीं पता लोगों को, हमारे लोगों के। और उनके तो भाई, अरे यार नाम, भाई नाम, क्योंकि हर एक एक पर बायोग्राफी, एक एक पर ये। और हमारे लोग कोई बायोग्राफी नहीं, हमारे लोग नंबर्स। ये चीज है जो हमने बात की थी, वैलुल मुत्तफिकीन, वो लोग काम करते हैं। इसको भी यही ना, क्वांटिफाई कर देना, क्वालिटी क्वांटिफाई, जिंदगी को, लाइफ को क्वांटिफाई कर रहे हैं। भाई बॉम्ब गिरा दिया, इतने लोग शहीद, नंबर्स, इतने नंबर्स गए, है ना। उनके मर्डर होते हैं, हमारे किल, बिल्कुल, है ना। नाम लिखा है न्यूयॉर्क में 3 किलों का नाम लिखा है जी, 9/11 के पास लिखा हुआ होगा, 3,000 लोगों का नाम। हमारे इतने हैं कि आपके शहर भर जाए, लेकिन कोई बात नहीं होती, क्योंकि हमारे नाम लोग, हमारे लोग हैं ना। आपके भाई लाइफ वाले थे, हमारे तो नंबर से। ये बात है। एंजल जो कर रहा है घटिया काम, कह रहा है कि हर क्वालिटी भी तब घटे बढ़ेगी जब क्वालिटी उसकी बढ़ाओ, मैंने क्वांटिटी बढ़ाओगे। किसी चीज को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट उसके सब्सटेंस में करोगे, तब इसकी क्वालिटी डिक्रीज इंक्रीज करोगे। हम तो कहेंगे ये तो जाहिल है। इश्क बताओ, इश्क की क्वालिटी है कि नहीं? हम इश्क हकीकी की बात करते हैं, आपको पता है इश्क की क्वालिटी है कि नहीं? इश्क में क्या घटता बढ़ता है? इश्क में तो कुछ नहीं घटता बढ़ता। इश्क तो भाई जैसा है वैसा ही रहेगा। इश्क अलग क्वालिटी है, ठीक है ना। या फिर दोस्ती, फ्रेंडशिप, इसमें क्या घटता बढ़ता है कि अरे हमको जरा समोसा खिलाएगा तब इससे अच्छा दोस्ती हो जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है ना। दोस्ती है तो है भाई, अल्लाह के लिए दोस्ती है। अमान भाई से, फराज भाई से, अमान, दोनों अमान भाई से, ठीक है ना। ये चीजें लोगों को समझ नहीं आती, उनको लगता है हर चीज को क्वांटिफाई कर दो, क्योंकि वो मटेरियलाइज करना चाहते हैं ना। वो दोस्ती को भी बिजनेस मीटिंग्स बनाना चाहते हैं। ये काम खराब है ना। इन अ पोएम, मेलोडी और पिक्चर वी आर फेस्ड विद अ मिस्ट्री क्वालिटी इन द मेटाफिजिकल सेंस ऑफ वर्ल्ड। How could the difference between an original painting and its copy be explained by the means of quantity? एक 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 पेंटिंग है, ठीक ना, एक पेंटिंग है, एक 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 पेंटिंग है। अब देखें, एक पेंटिंग है, ठीक है ना। हाउ कुड द डिफरेंस बिटवीन एन ओरिजिनल पेंटिंग एंड इट्स कॉपी बी एग्जामिन्ड बाय द मीन ऑफ क्वांटिटी? एक पेंटिंग है जो ओरिजिनल है और एक पेंटिंग है जो कॉपी है। दोनों में हम क्वांटिटी की बुनियाद पर कैसे फर्क करेंगे? जितना इसमें कलर उतना इसमें भी कलर, है ना। जितना इसमें कलर उतना उसमें कलर है। अच्छा, एक और काम करो, ये किताब अलिया इज़्ज़ुल ने लिखी है, मैं भी इतना ही चीज को टाइप कर दूं, ठीक, या फिर आप इतनी ही चीज को लिख दो हाथ से, तो दोनों तो है सेम, दिख भी रहा है सेम, दोनों सेम है। क्वांटिटी के बुनियाद पर तो सेम है ना। क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो सेम है। एक पेंटिंग और दूसरी पेंटिंग, एक आपने बनाई रियल ऑथेंटिक, मैंने आप वाली कॉपी कर दी, दोनों की कलरिंग सेम, दोनों में कलर यूज हुआ वो भी सेम है, चलो क्वांटिटी वाइज सब कुछ सेम है। लेकिन फर्क तब भी तो है, एक ओरिजिनल और चीप, एक ओरिजिनल और कॉपी का फर्क किस बुनियाद पर होता है? क्वांटिटी की बुनियाद पर तो हरगिज नहीं होता। ये वाला पैराग्राफ मैं अगर कॉपी करके खुद लिख दूं तो ये मेरा नहीं हो जाएगा,
भले क्वांटिटी वही है, नंबर्स वही है, वर्ड्स वही है, सब चीज एक एक कॉमा में सही से दूंगा, एक एक स्पेस सही से दूंगा, तब भी मेरा नहीं रहेगा। तो क्वांटिटी की बुनियाद पर तो नहीं होता। द ओरिजिनल पोजेसेस द क्वालिटी ऑफ ब्यूटी एंड एवरी कॉपी इज अगली। क्योंकि ओरिजिनल जो है वो क्वालिटी ऑफ ब्यूटी रखता है, वो अपने में खासियत रखता है, जो आर्टिस्ट ने लिखा है उसकी मेटाफिजिकल क्वालिटीज और उसका जो कहेंगे ना, उसका एक फैज, जो कहते हैं हम लोग, फैज हासिल हो रहा है, फैज हासिल हो जाता है उस उस पेंटिंग को। ऑथर साहब जो राइटिंग लिखते हैं, ये अलिया इज्जत बेगोविच की रूहानियत अभी तक इस किताब में हमको झलकती नजर आ रही है। ये चीज है समझने वाली। एंड एवरी कॉपी इज अगली, और हर कॉपी अगली होता है। आप किसी से कॉपी करो, आप चैट जीपीटी से आंसर बनाओ, पता चल जाएगा भाई चैट जीपीटी वाला है। इसलिए हमने कहा था कि आप असाइनमेंट बनाएंगे, अपना बनाएंगे, 2 लाइन लिखिएगा आप, लेकिन अपने से लिखिएगा, क्योंकि एवरी कॉपी इज चीप। चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करिएगा, ये हमने पहले ही दिन से बताया था कि आप असाइनमेंट्स बनाएंगे, आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको नहीं आएगा, आप ब्लैंक पेज का फोटो हमें भेजेंगे, लेकिन आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि चैट जीपीटी का इस्तेमाल आप में क्रिएटिव पावर खत्म कर देगी, आपकी सोचने समझने की सलाहियतें खत्म कर देगी, प्लस आप में ये आपकी क्वालिटी खत्म कर देगी, आपकी अंदर की क्वालिटी खत्म कर देगी, और एवरी कॉपी चीप वाले आप सेक्शन में गिर जाओगे। द डिफरेंस डज नॉट अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट समथिंग हैज बीन एडेड or taken away from the copy in the quantitative sense of word. It lies in the personal touch between the artist and the work of art. Quality can only be in touch with a personality. जो एंजल्स ने बात की कि क्वांटिटी और क्वालिटी आपस में सिमिलर है, कि क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी घटेगी बढ़ेगी तो क्वालिटी घटेगी बढ़ेगी। यहाँ पर बताओ कि ये वाली चीज, ये पैराग्राफ मैंने अपने में कॉपी कर ली, या ये जो है एक पोयम मैंने कॉपी कर ली, तो दोनों में फर्क क्या रहा? क्वांटिटी की बुनियाद पर क्वालिटी में फर्क आया कि नहीं आया? कुछ फर्क नहीं आया। मेरी वाली कॉपी ही रही, मेरी वाली अगली ही रही, और उनकी वाली हकीकी रही। क्वालिटी में भले सेम है, हम लोग क्वांटिटी वाइज, वर्ड्स वाइज और कॉमाज वाइज हम लोग सेम है, लेकिन उनकी क्वालिटी असल है। क्यों? क्योंकि उसमें पर्सनल टच है, उसमें आर्टिस्ट ने अपनी रूह फूकी है, ठीक है ना, वो क्रिएशन है और हमारी कॉपी है। ठीक है, ये फर्क है कि क्या जो वो चीजें हैं, ये कि उसमें आर्टिस्ट की रूह डाली जाती है, उसमें एक आर्टिस्ट अपने आप को डाल रहा होता है। ठीक है, ये फर्क है कि एक आर्ट में और एक कॉपी में। मशीन कितनी भी बेहतरीन से बेहतरीन मोनालिसा की पेंटिंग आपको कॉपी कर दे, या जो हमने अभी फोटो आपको दिखलाई स्टेरी नाइट्स की, वो वाली जो पेंटिंग है वो नकली है, वो घटिया है। असल जो बनाई होगी उसने, वो असल है, और मोनालिसा की असल जो है वो असल है। ठीक है, आप उसको असल को कॉपी करोगे तो कॉपी, एवरी कॉपी अगली। ठीक है ना, ये चीज है। देखिए, साइंस एंड आर्ट लाइज डिफरेंस बिटवीन न्यूटन, अ प्रॉफिट ऑफ द मैकेनिकल यूनिवर्स, एंड शेक्सपियर, अ पोएट हु न्यूज एवरीथिंग अबाउट मैन। साइंस एंड आर्ट को समझिए इस तरह से पर्सोनिफाई करते हैं कि साइंस को न्यूटन समझो और आर्ट को शेक्सपियर समझो। दोनों को आप जानते हो, न्यूटन को भी जानते हो, शेक्सपियर को भी जानते हो, दोस्तोयेव्स्की को भी आप जानते हो। दोस्तोयेव्स्की भी बहुत ज्यादा फेमस है, द ब्रदर कारामाजोव, और क्या और 200-300 क्या नाम है, और बहुत सारे उसके हैं, द प्रिजन लेटर्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड करके है, और बहुत सारे उसके हैं। ठीक है ना, तो ये सारे लोग हैं, आप उसको फर्क समझे। ठीक है ना, पोएट्री इज द नॉलेज ऑफ मैन एज साइंस इज द नॉलेज ऑफ नेचर। पोएट्री जो है, जो आप लिखते हैं, खत है ना, खत लिखा, वो नॉलेज ऑफ मैन है। आपकी फीलिंग्स उसमें जो है शेयर हो रही हैं, और वो सारी चीजें पोएट्री का मामला, कि आप उसमें जो बताते हैं अपने ख्यालात और अफकार। जो अल्लामा के आप शेर पढ़ते तो आपको पता चलता नहीं भाई ये आदमी तो है कोई तगड़ा चीज है ना। लेकिन साइंस क्या है? साइंस इज द नॉलेज ऑफ नेचर। ठीक है, साइंस क्या है? नॉलेज ऑफ नेचर है। आप नेचर के बारे में जानते हो, और आर्ट बताता है आपके बारे में। जैसे पहले था कल्चर एंड एजुकेशन पे हमने बात की थी। एजुकेशन आपको नेचर के बारे में बताता है, कल्चर आपको अपने आप के बारे में बताता है। उसी तरीके से आर्ट और पोएट्री अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका है। आर्ट, पोएट्री, राइटिंग्स, एसेज, ये अपनी जात को, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार है। और साइंस और डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स, ये सारी नेचर को और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें ज्यादा कोई तफसील करने की बात नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बात कर चुके हैं। हमने वही चीज बार बार रिपीट होंगी अलग अलग सेंस में, तो आपको बस पैरेलल ड्रॉ करते चलना है। ठीक है ना, देखिए, द इनर ऑर्गेनिक कैरेक्टर ऑफ आर्ट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर कैरेक्टरिस्टिक फैक्ट, देयर इज नो टीम वर्क इन एन आर्टिस्ट क्रिएशन। आर्टिस्ट कोई भी चीज करता है उसमें टीम वर्क नहीं होता है। ठीक है, as a creation, as a making of man, it is the fruit of a soul and does an indivisible act. जब कोई आर्टिस्ट कोई चीज बना रहा है
उसमें कोई भी कोलैबोरेशन या टीम वर्क का कोई मामला नहीं रहेगा, ठीक है। उसमें किसी भी कोलैबोरेशन टीम वर्क का मामला नहीं रहेगा। आप बोलोगे नहीं होता है भाई, हमने देखा है भाई, रैपर साहब जो हैं आपके, दो दो आदमी मिल करके रैप कर रहे होते हैं, दो दो सिंगर मिल करके गाना गा रहे होते हैं, तीन तीन आदमी करके काम कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। आप उनकी उस पार्ट को देखो जिसमें उसका हिस्सा है, वो कोई और नहीं कर सकेगा। आ रही बात समझ? वो ऑर्गेनिक है, उसी के जात तक महदूद। वो पूरा हम आर्ट में उस पूरे चीज को नहीं देख रहे, हम देख रहे उसका हिस्सा बस। उस हिस्से को फिर आप वो टीम वर्क में नहीं डाल सकते। मतलब जाहिर है आप अपने ख्यालात को दूसरे के ख्यालात में नहीं डाल सकते। मेरा कॉन्शियसनेस, मैं कौन हूं, ये चीजें डिफाइन करता है। सबसे पहला सवाल जो इंसान खुद से करता है और जो करना चाहिए एक सेल्फ कॉन्शियस मैन को, एक बाशऊर आदमी को, कि मैं कौन हूं, है ना, हु एम आई, मैं कौन हूं, और मैं क्या होता है, और हूं क्या होता है, और कौन क्या होता है, और मैं कौन हूं। जब पूछा जाए तो दूसरा आदमी जब पूछेगा, अमान जब बोलेगा मुझे कि तुम समदानी हो, तो फिर ये मैं और तुम कैसे हो गया? मैंने पूछा मैं कौन हूं, वो बता रहा है तुम समदानी हो, मैं समदानी क्यों नहीं हूं? ठीक है, लिंग्विस्टिकली बहुत एक गहरी इस पर आप सोचेंगे अपनी जात पर कि हु एम आई, मैं हूं कौन। सबसे पहला सवाल होता है इंसान अपने को जाने ना, मैं कौन हूं। आज आपने पर्सनैलिटी चोरी कर ली है सलमान खान की भाई, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा आप कौन है। आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, अब तो सलमान खान दिख रहा है भाई और शाहरुख खान दिख रहा है, तो डिप्रेशन आएगा। जाहिर है वो दूसरा आदमी है, हम दूसरे आदमी हैं। आप अपनी इंडिविजुअलिटी का कत्ल कर देते। आपको पता चलना चाहिए हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं हूं कौन, है ना। मैं हूं डॉन नहीं, मैं हूं कौन, मैं कौन हूं, मेरे क्या ख्यालात हैं, मेरे क्या अफकार हैं, मैं किन चीज़ों से मुतासिर होता हूँ, कौन सी चीज़ें मेरे लिए फ़ायदेमंद हैं, कौन सी चीज़ें मेरे लिए नुकसानदायक हैं, मेरी क्या पसंदीदगी है, मेरी क्या नापसंदीदगी है, मेरे ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं अपनी ज़िंदगी के मकसद के लिए क्या चीज़ें सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, मुझे किन चीज़ों पर और मेहनत की ज़रूरत है। आप पहले खुद को जानोगे। आप अगर खुद को नहीं जानते हो, किसी को नहीं जानते हो, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल आता है हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं हूं कौन, ठीक है ना, वो चीज है। तो जो आर्टिस्ट होता है वो पहले अपनी चीजें बयान कर रहा होता है कि मैं अपने बारे में लिखूं, है ना। क्रिएशन एज अ मेकिंग ऑफ मैन द फ्रूट ऑफ द सोल एंड द इंडिविजुअल एक्ट। जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, क्रिएट किया है, उसी तरीके से जो आर्टिस्ट है वो क्रिएट करता है। अब दोनों में जाहिर फर्क बहुत है, अल्लाह की कहाँ तखलीक और इंसान जो करता है उसमें, जो हमने बात भी कर चुके हैं हम पहले क्लासेस में। हम बता रहे थे कि क्रिएशन है दोनों में, है ना, क्योंकि वो ऑन स्पॉट आता है। ऑन स्पॉट आता है जो आर्टिस्ट गा रहा है, मान लीजिए कोई चीज़ है, गा रहा है भाई, कोई गाना गा रहा है, तो वो गा रहा है या नात कोई पढ़ रहा है, तो नात पढ़ रहा है तो जो बोल रहा है ना, उस वक्त उसकी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। जैसे जैसे उसके ज़बान से वो अल्फाज निकल रहे हैं, वैसे वैसे वो वजूद में आ रहे हैं। उस नात ख्वां के ज़बान से निकलने से पहले उस चीज़ का कोई वजूद नहीं था। आ रही बात समझ में कि मुश्किल लग रहा है? बात समझ में आ रही है कि मुश्किल लग रहा है? एक दफ़ा बताएं तो और हम उसको आसान करें कि टोन डाउन करें। आप उसको जो है थम्स अप भेज सकते हैं कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, या फिर थम्स डाउन भेज सकते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है ना। समझ में आ रहा है ना? मुश्किल लग रहा है, ठीक, कोई मामला नहीं, फिर से हम बताते हैं। देखिए, आर्टिस्ट जो होता है ना भाई, आर्टिस्ट अपनी आर्ट को अपनी ज़ात से वजूद देता है। आर्टिस्ट जो होता है वो अपनी ज़ात से अपने आर्ट को वजूद देता है। मैं अगर कोई नात पढ़ूंगा या कोई कव्वाल अपनी कव्वाली कर रहा है, कव्वाल है जो कव्वाली गा रहा है, तो वो ऑन स्पॉट उसके मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं तब उसको वजूद आ रहा है। उस कव्वाल के ज़बान से निकलने से पहले उस चीज़ का कोई वजूद नहीं था। अब आ गई होगी बात समझ में? एक पेंटर है, उस पेंटर की पेंटिंग जो ब्रश उस जो कैनवस पे लगी और जब निकली तब उसको वजूद आया। उस पेंटर की पेंट ब्रश टच होने से पहले उस चीज का कोई वजूद नहीं था। ये बात हम समझाना चाह रहे हैं कि एक सिंगर के अल्फाज, उसके जबान हिल रहे हैं, उसकी जबान, उसके मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं, तब उसका वजूद आ रहा है। उससे पहले उसका कोई वजूद नहीं था। ये होता है क्रिएशन, कि आप उसको ऑन स्पॉट वजूद देते हो। साइंस में ये मामला नहीं है, साइंस में चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अमोएबा पर आप पढ़ रहे हैं या डीएनए पे को आप पढ़ रहे हो, या आप चलो इंडिया को पढ़ रहे हो, जियोग्राफी है, कोई भी नॉलेज है,
ठीक है, जो जो आर्ट से ताल्लुक नहीं रखता, वो पहले से एग्जिस्ट करती थी, आप बस उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, फोन पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, आपने उसको पढ़ा। कोई और चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, तब आपने उसको डेवलप करके फोन बना दिया। उससे पहले कुछ और चीज, वो चीज थी, उसकी एग्जिस्टेंस साइंटिस्ट के एग्जिस्टेंस से पहले है। अरे बात समझो आपने, अरे यार वो वाला है ना एक एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो गोल्ड के स्प्लिट पर बम्बार्डमेंट करता है अल्फा रेज की, क्या नाम है उसका, गोल्डबर्ग, गोल्डस्टाइन, जो भी नाम है। वो अब जाहिर है उसने बता दिया कि हाँ भाई देखो ऐसा होता है, तो उससे पहले भी हो रही थी ना, उसने बस ढूंढा है। आ रही है बात समझ? अरे भाई कैसे समझाएं हम? एक आर्टिस्ट जो है ना, वो वजूद दे रहा होता है, और एक जो साइंटिस्ट है, वो पहले से वजूद नुमा चीज को डिस्कवर कर रहा है, वो बता रहा है पहले। जैसे मैंने बोला प्लूटो है, तो प्लूटो तो पहले भी था ना भाई, तुम्हारे पहले भी था, मैं नहीं था तब भी प्लूटो था, मैंने बस ढूंढ दिया, मैंने बता दिया प्लूटो है। न्यूटन से पहले भी ग्रेविटी था कि नहीं था? है ना? न्यूटन नहीं थे तो क्या ग्रेविटी नहीं था? न्यूटन के आने के बाद थोड़ी ग्रेविटी आई, ग्रेविटी पहले थी, न्यूटन ने बस बता दिया ग्रेविटी है। अरे बात समझ। लेकिन जो ऑथर है, या फिर जो पोएट है, या जो शायर है, या जो पेंटर है, वो अपनी चीज को ऑन स्पॉट वजूद में ला रहा है। उस पेंटर के पहले, उस कव्वाल के पहले, उस सिंगर से पहले वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये बात हम बताना चाहते हैं। आ रही है बात समझना? साइंटिस्ट क्रिएट्स, जी, आर्टिस्ट क्रिएट, साइंटिस्ट एक्सप्लोर। यस यस, बहुत अच्छा एग्जांपल। साइंटिस्ट बस बता देंगे, वो आपको दिखला देंगे, पहले से चीजें थी। साइंटिस्ट डिस्कवर, आप जो भी कहें उसको, आर्टिस्ट क्रिएट कर रहा है, आर्टिस्ट उसको वजूद बख्श रहा है, अपनी जबान से वो अल्फाज निकाल रहा है, तब उन चीजों के वजूद में आ रही है वो चीजें। ठीक है ना? ये चीज है। न्यूटन ने ग्रेविटी क्वांटिफाई किया, हाँ उसको बता दिया एक ये चीज है, उसको कैलकुलेशन में तोड़ दिया, ये सारी चीजें कर दी। तो ये है आर्ट जो है ना, आर्ट बड़ा जबरदस्त किस्म का मामला होता है। ठीक है, वो आप वजूद देते हो चीज। इसलिए हमने कहा कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि चैट जीपीटी को जब आप यूज करेंगे तो वो पहले से चीजें थी, आपने बस वो कॉपी कर लिया, एंड एवरी कॉपी इज चीप। लेकिन जब आप अपने से लिखते हैं, तो आपके वर्डिंग्स जब आप लिख रहे हो, तो वो ऑन स्पॉट वजूद में आ रहे हैं, वो आप उसके जो है कि वजूद देने वाले हो, आप उसको वजूद दे रहे हो ऑन स्पॉट लिखते लिखते। ये आप में सिफत पैदा हो कि नहीं भाई हम भी कुछ हैं चीज, सेल्फ आप में जो है ये पैदा होगा, जो क्या कहते हैं उसको, जो भी आप समझे। इस तरह कहना मुनासिब है कि हम क्रिएट कर सकते हैं कुछ, क्योंकि वो अल्लाह ही करता है क्रिएट हमारे जरिए। जी जी बिल्कुल, अरे अल्लाह का अम्र ही हक है, अल्लाह ही की विल है, हमारी विल तो कुछ नहीं। अल्लाह जो चाहता है वो होता है, हम बस जरिया होते हैं। अल्लाह ताला चाहेगा मैं बोलूं तो बोल रहा हूँ, अल्लाह चाहेगा ना बोलूं तो चुप हो जाऊंगा। असल में अल्लाह ही चाहता है जो होता है। ठीक है, अल्लाह के चाहने के अलावा कुछ नहीं होता, सिर्फ अल्लाह की विल ही असल है। जो इसलिए जो आप कहते हैं ना, सूफिया कहता है, कोई सूफी आदमी है तो उसकी तकफीर कर देते हैं आज के लोग। कहता है कि, जो कहता है ना कि भाई, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, कोई कह रहा है कि भाई अल्लाह ताला, हम खुदा, ओनली गॉड एग्जिस्ट, तो वो सिर्फ अल्लाह की विल के एग्जिस्टेंस का कायल, वो कह रहा है सिर्फ अल्लाह ही से हो रहा है। तो हमने कहा कि बस अल्लाह ही है। ठीक है, उसको थोड़ा तावील देंगे, उसको थोड़ा उसको थोड़ा वो आप देंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। तो वो आदमी पागल नहीं है जो कुछ कह रहा है, इसी तरह की चीजें है ना। मौलाना रूम पागल नहीं है जब वो लिखते हैं कि तू कूजा अगर खुद गीले कूजा, खुद रिंदो सुबो कश। ठीक है, उसको आप ट्रांसलेशन अपने में देखें क्या होता है। ये पागल नहीं है मौलाना रूम। ठीक है ना, ये चीजें हैं कुछ समझने वाली होती हैं, तो अब हम उनको समझेंगे। आर्ट एक बड़ा मुख्तलिफ पहलू है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, देखिए क्या है, आर्ट इज अ कंटिन्यूअस न्यू अराइजिंग, जो मैंने बताया, आप उसको ऑन स्पॉट वजूद दे रहे होते हैं। when where science appears, it discovers the identical। ठीक है ना, द इमोबिल, द कंसिस्टेंट। आपने बहुत अच्छा एक ने लिखा कि डिस्कवर वाला वर्ड देखें, यहाँ पे वही चीज आ रही है। साइंस जब आता है तो वो डिस्कवर करता है, पहले से जो चीजें थी उसको डिस्कवर कर रहा है, या कुछ कर रहा है, या कुछ कर रहा है। वो जो इमोबिल और कंसिस्टेंट चीजों को देख करके उन पर जो है कि इक्वेशन बना कर ला के आपको दे देता है। लेकिन आर्ट जो है वो कंटिन्यूअस अराइजिंग है। आर्ट में आप वजूद दे रहे हो, ऑन स्पॉट आप उसको वजूद दे रहे हो। ये चीज मैं बताना चाह रहा था कि आप जो है चीजों को ऑन स्पॉट वजूद दे रहे हैं। देखिए, साइंस डिस्कवर्स, आर्ट क्रिएट्स। साइंस क्या करता है? डिस्कवर करता है, वो बस बताता है कि था। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल जो मैं दे रहा था, द लाइट ऑफ अ डिस्टेंट स्टार दैट साइंस डिस्कवर्ड हैड एग्जिस्टेड बिफोर इट डिस्कवरी। आपने एक सितारा ढूंढ लिया, सितारे का नाम आपने दिया B1A2, फॉर एग्जांपल B1A2।
वो B1A2 सितारा पहले भी एग्जिस्ट करता था, आपने बस उसको डिस्कवर कर लिया और उसको नाम नया दे दिया, बस। उसके अलावा आपका कोई रोल नहीं है। द लाइट दैट आर्ट सडनली कास्ट ऑन अस इज क्रिएटेड बाय आर्ट इटसेल्फ एट दैट वेरी मोमेंट। लेकिन जब एक पेंटिंग थी जो हमने स्टेरी नाइट आपको दिखाई, उसमें जो पेंटर साहब ने जो स्टार बनाए ना, वो उसी वक्त वजूद में आए। उससे पहले वो स्टार एग्जिस्ट नहीं करते थे। उस पेंटर की ब्रश ने उसको वजूद बख्शा है। लेकिन जो साइंस चीजें डिस्कवर कर रही है वो पहले से वजूद में थी, आपने बस उसको क्या किया, डिस्कवर किया। विदाउट इट दैट लाइट वुड नॉट हैव बीन बॉर्न। साइंस डील्स विद द एग्जिस्टिंग, आर्ट इज क्रिएशन इटसेल्फ, द अराइजिंग ऑफ द न्यू। ये चीज है कि आर्ट क्या करता है, वजूद देता है, ऑन स्पॉट वजूद देता है। साइंस पुरानी चीजों पर बात करता है। ये चीज देखें ना, साइंस इज एग्जैक्ट, आर्ट इज ट्रूथफुल। साइंस का एग्जैक्ट है, ऐसा है ऐसा है। साइंस हक है, इश्क हक है, जो मैंने आज लिखा था अपनी स्टोरी पर। क्योंकि आप साइंस को फील कर सकते हैं। साइंस का कोई आप उस पर थोड़ी कोई चीज लिखा जाता है भाई, साइंस तो बस फील की जाती है, साइंस पढ़ा जाता है। आर्ट फील की जाती है, सॉरी मैं आर्ट और साइंस को कंफ्यूज कर रहा हूँ। साइंस क्या की जाती है, साइंस पढ़ी जाती है, आर्ट को फील किया जाता है, आर्ट को महसूस किया जाता है ना। तो आर्ट को महसूस कहां से करेंगे, पढ़ा तो जाता है जहन से, दिमाग से। साइंस का मामला दिमाग से है, आर्ट का मामला दिल से है। और हक का मामला भी किधर से है, दिल से। इसलिए अल्लाह ताला कहता है ना कि हमने उनके दिलों को जंग लगा दिया, या फिर उनके दिल जो है कि जंग आलूद हो गए। इसलिए वो दिल से नई चीजों को देखते, वो दिल से हक को नहीं पहचानते। हक जो है दिल पर बैठता है, इश्क जो है वो दिल पर होती है। आर्ट का मामला दिल से है, वो आपको अच्छा लगता है ना, ट्रूथफुल लगता है, हक रहता है। हर आर्ट हक है, गलत थोड़ी होगा। साइंस होता है गलत या सही, आर्ट तो है या नहीं है, इश्क है या नहीं है। आप किसी से, मैंने खुदा से जाहिर बात कर रहे हैं हम, इंसान वाली नहीं। इंसान वाली तो आजकल बड़ी घटिया हो गई है, लोग कत्ल करते जा रहे हैं भाई। तो इश्क चाहे तो है या ना है, इसके अलावा थोड़ी है, इसकी कोई दलील नहीं, इसको दलील की जरूरत नहीं है ना। तो आर्ट भी है चाहे नहीं है, आर्ट का भी महवर दिल, हक का भी महवर दिल, इश्क का भी महवर दिल। जिसका दिल महवर, वो जो है रिलेटेड चीज, अकल मामला रखता है साइंस से, है ना जी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ बड़ी अच्छे से पढ़ते थे बार बार, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ये दिल को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। दीन का महवर दिल है, ठीक है ना। साइंस को भी हम दिल से ले सकते हैं। साइंस रिसर्च रिलेटेड और लाइक कॉस्मिक साइंस को जब हम पढ़ते हैं, इट इंक्रीजेज आवर ईमान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये वाली जो साइंस की बात हो रही है, ये प्रोफेन साइंस है। प्रोफेन साइंस मेटाफिजिक्स को निकाल करके बात करती है। आज की जो साइंस है उसमें खुदा का कोई जिक्र नहीं। आज की साइंस में है खुदा का जिक्र? नहीं है ना। आज की साइंस खुदा को हटा चुकी है। पहले जो रियल साइंस है, जो ट्रेडिशनल साइंस थी, उसमें खुदा था, उसमें खुदा की बातें होती थी। इसलिए वो वाली आप साइंस बोलेंगे तो बिल्कुल सही, उसका भी महवर दिल है। हर इल्म का महवर दिल है, ठीक है। हर इल्म दिल से निकलता है। दिल, आदमी अपने दिल की आंखों से पहचानता है ना, ठीक है ना। लेकिन जब हम खुदा को निकाल देते तो फिर जहन को दिमाग में लाना पड़ता है। ये चीज़ इसी किताब में एक चैप्टर है, आपको दिखा दूं। आपने बड़ा अच्छा एक बात किया साइंस को लेके, तो कोई अगर पढ़ना चाहे इस किताब में चैप्टर है ये वाली, देखें, सैक्रेड एंड प्रोफेन साइंस। इसमें इस चैप्टर में बात हुई है कि दो तरह के साइंस है, एक में जहाँ खुदा का तस्वुर था, और एक जो आज का साइंस है प्रोफेन साइंस, जिसको टाइटल दिया जाता है इनमें खुदा है ही नहीं। उसमें इंसान अब काबू पा चुका, अब इंसान जो चाहता है करता है। तो ये वाली साइंस की बात यहाँ हो रही है, यहाँ पर प्रोफेन साइंस की बात हो रही है ना। देखें और क्या सारी चीजें हैं। आर्ट इग्नोर्स फैक्ट इवन इंटेंशनली बाय सर्चिंग फॉर द ट्रूथ ऑफ थिंग्स। आर्ट कई दफा फैक्ट को इनकार कर देगा। आपने देखा कि भाई हमने जो है नीला कलर का आसमान होता, हमने येलो बना दिया, पिंक कलर का आसमान बना दिया। तो जरूरी नहीं हम फैक्ट पर चले। आर्ट को फैक्ट से मतलब नहीं है, आर्ट को हक से मतलब है, ठीक है। और साइंस का मामला सारा फैक्ट से। साइंस जो है वो पूरा जो है कि नंबर्स पर रहेगा, एकदम एग्जैक्ट चीजों पर रहेगा। आर्ट का मामला हक से, उसके एसेंस से है। कि गलत बात करे भी ना कोई आदमी तो आपको बात समझ में आ जाए कि नहीं हक बात बोल रहा है। आ रही बात समझ, बात गलत जरूर बोल रहा है, लग रहा है उसकी वर्डिंग्स गलत जरूर है, लेकिन बात बिल्कुल सही है। हाँ जी, आज की साइंस एग्जाम वाली, वरना साइंस अपने आप में अच्छी है। बुक का नाम है रेनन गोनोन की द क्राइसिस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह आप पढ़ सकेंगे। आप लोग अगर अच्छे से आपने पहले किताबें कुछ कुछ पढ़ी हो तो आप पढ़ सकेंगे। मुश्किल थोड़ी है, पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ये मामला है। तो आप देखेंगे दिल जो है, दिल असल महवर है। दिल की आंखों से देखा जाता है, खुदा को दिल की आंखों से पहचाना जाता है, दिल की आंखों से देखा जाता है, ठीक है ना। ये चीजें देखें, साइंस वांट्स टू डिस्कवर लॉज एंड यूज देम। जो अभी आया था सबसे ऊपर, है ना, जो अभी हमने ऊपर गुजरते हुए इसको पढ़ा,
Science wants to discover laws and use them. On the contrary, the work of art reflects the cosmic order without questioning it. साइंस क्वेश्चन नहीं करता है कोई चीज पर, साइंस उसको बस रिप्रेजेंट करता है। साइंस आपके दिल के, आपके ख्यालात के, आपके तस्वुरी दुनिया का इस दुनिया में रिप्रेजेंटेशन है। आप अपने जहन में जो चीजें सोचते हो उसको इस दुनिया में ले आते हो, ये आर्ट हो जाता है। साइंस इसी दुनिया के बारे में, इसी दुनिया की चीजें हैं, तो इस दुनिया पर रूलिंग करने का मामला होता है, ठीक है ना। आर्ट, सॉरी, अरे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा बार बार, आप मामला समझे ना भाई। आर्ट का मतलब यही है ना, हम इग्नोर्स फैक्ट, आर्ट इग्नोर्स फैक्ट, है ना। आप फैक्ट को इग्नोर करो, मैं कुछ ही बोल रहा हूँ, बात समझिए, बात को पकड़िए नहीं, बात समझिए, ठीक है। तो ये था, तो समझ में आ रहा है आपको, है ना ये चीजें। ट्रू नॉलेज इज द ओनली वन दैट इंक्रीजेज मैन पावर इन द वर्ल्ड। ये फ्रांसिस बेकन आपने पढ़ा होगा, नॉलेज इज पावर, इसने कोट दिया है। ये क्या इसी का ना मामला है भाई, यूटिलिटेरियन, साइंस को यूटिलिटेरियन कर दिया। ट्रू नॉलेज इज द ओनली नॉलेज दैट इंक्रीजेज मैन पावर इन द वर्ल्ड, ठीक है। वो मैन की पावर को बढ़ा रहा है इस दुनिया में, ये ट्रू नॉलेज है। जबकि असल नॉलेज हमने बात की क्या थी, असल नॉलेज वर्च्यू होती है, आपकी अखलाकियात। वाइल कैंट टॉक्स अबाउट द एमलेसली यूजफुलनेस ऑफ द ब्यूटीफुल। कांट को जानते होंगे, एमेनुअल कांट आदमी है। अच्छा, इसी में हम जरा प्रोफेन साइंस पर थोड़ा सा बात कर लेंगे, क्योंकि बार बार आ रहा है। थोड़ा सा अगर आपको दिखा दें हम क्या है, कहीं पर अच्छा चीज़ मिल जाए जो आसानी से समझाया जाए तो बात आ जाएगी वाज़ा। देखें, है यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें, इसमें कुछ मुश्किल टर्म्स है, इसलिए हम अब वक्त नहीं है इसमें जाने के लिए, इसलिए हम इसको समझाना पसंद नहीं कर रहे हैं। मॉडर्न एक्सपेरिमेंटलिज्म, हाँ देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें ना, मॉडर्न एक्सपेरिमेंटलिज्म आल्सो इन्वॉल्व द क्यूरियस इन्वेजन दैट थ्योरी कैन बी प्रूवन बाय फैक्ट्स, whereas in reality the same facts can always be equally well explained by different theories। मतलब उसको हर सारे चीज़ों को जब ब्रूट फैक्ट, यही में देखें, विदाउट विच क्या था, organized they could interpret facts only with the help of preconceived ideas, without which they would remain brute facts devoid of all meaning and scientific values। आप एक चीज को वैल्यू दे रहे हो, फैक्ट को भी वैल्यू देते हो, तो उसमें भी मेटाफिजिकल चेंजेस हैं। आप अगर मेटाफिजिक्स को निकाल दोगे तो प्रोफेन साइंस हो जाएगी, वो टेक्नोलॉजी का जो है कि एक टूल हो जाएगा, इंसान के इल्म की और उसकी तरक्की का कोई उसमें सामान नहीं रहेगा। ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप इसको कभी पढ़ लेंगे, इसका हम पीडीएफ कभी शेयर कर देंगे अगर आप बोलें लोग तो उसको, तो कोई ज़रूरी ऐसा सच है नहीं, ठीक है ना। देखें यहाँ पे यूटिलिटी से, ठीक है ना, यूटिलिटेरियन मतलब यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस, फायदा कितना ज़्यादा हो रहा है, काम कितना हो रहा है, उससे काम ज़्यादा से ज़्यादा हो। नॉलेज ऐसा सीखो जो मैन को पावरफुल बनाए इस दुनिया में, ये इनका नॉलेज है। हम कहते हैं नॉलेज वो सीखो जो खुदा की तरफ ले जाए, है ना। अल्लाह के नबी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ, हम फजर के बाद है ना ये दुआ पढ़नी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ और रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाह मुझे इल्म व नफ़ा बख्श, इल्म अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ, अल्लाह के नबी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा, या अल्लाह मुझे ऐसे इल्म से बचा जो नफ़ा ना दे। हमारा इल्म नफ़ा बख्श वो है जो खुदा की तरफ ले जाता हो, जो मारिफतुल्लाह की तरफ ले जाता हो, जो जन्नत के करीब करता हो, जो अल्लाह के इश्क के करीब करता हो। वो इल्म जो अल्लाह और उसकी जन्नत से दूर करता है, जो अल्लाह और उसके रसूल से दूर करता है, वो इल्म घटिया इल्म, वो इल्म ही कहलाने लायक नहीं है। हम तो इल्म ही उसी को कहते हैं जो अल्लाह की तरफ ले जाए, जो अल्लाह से दूर ले जाए वो इल्म ही नहीं। अल्लामा है ना, अल्लामा ने नहीं कहा है, किसी और ने कहा, लोग उसको अल्लामा का बना देते हैं, क्या ना कि क्या है यार, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना, ठीक है। तो हमारा तालीम खुदा के लिए है, हमारा नॉलेज द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस को पहुंचने के लिए है, हमारा तालीम अल्टीमेट ब्यूटी को अपनी दिल की आंखों से देखने के लिए है, हमारा सारा तालीम, हमारी सारी मुशक्क़त खुदा का कुर्ब और खुदा की मोहब्बत और खुदा की रजामंदी हासिल करने के लिए। ट्रू नॉलेज ये होता है। इनका ट्रू नॉलेज बस माल से मामला है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊं। इसलिए आज देखते हैं आज का यूटिलिटी, यही फ्रांसिस बेकन की ही डिफिनेशन ऑफ नॉलेज आज इस दुनिया में चल रही है। माल ज़्यादा से ज़्यादा कमे, डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा मिली, है ना, वर्क एफिशिएंट जिसको समझिए। यूटिलिटी माने यूजफुलनेस चीज़ों की, ठीक है। तो आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा माल कमा लो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। पढ़ाई भी वो करूँगा, इंजीनियरिंग करो, लॉ ना पढ़ो या दीन की तालीम हासिल ना करो, क्यों? क्योंकि भाई पैसा नहीं मिल रहा है, जो हमने पहले बात कर चुके हैं, वही चीज़ वापस आ रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं भाई, खराबी का मामला है ये सब। नक्काशी अकॉर्डिंग डिटेलमेंट फ्यूल फालतू चीज़, बिल्कुल। नक्काशी जो है, नक्काशी का मतलब आप समझते होंगे, इसको कहते हैं हम लोग क्या तो कहते हैं इसको,
जो दीवारों में की जाती है और पहाड़ों में तो नहीं होती, पत्थरों पर और जो है कि लोहे पर नहीं होती यार, वुड पर, लकड़ियों पर होती है ना नक्काशी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पूरा अच्छे बेहतरीन तरीके से लोग लिखते हैं, वो होती है नक्काशी। नक्काशी का कोई यूटिलिटेरियन फ़ायदा तो है नहीं, आपने लिख दिया यार, कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो वो फालतू है। इसलिए आर्ट हमेशा फालतू लगेगा साइंस की नज़र में, क्योंकि फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि माल नहीं देता। बात ये है, इसलिए जो चैप्टर है ना आर्ट एंड साइंस, ये दोनों आपस में अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि आर्ट पैसा नहीं दे रहा है, वो मीनिंग दे रहा है, वो क्वालिटी दे रहा है। साइंस पैसा दे रहा है और पावर दे रहा है, ये बात है। ठीक है, नॉलेज इज नॉट पावर, या ये सारी चीजें, नॉलेज आपकी होनी चाहिए, नॉलेज इज वर्च्यू। ठीक है, नॉलेज इज वर्चू, नॉलेज वर्चू है, नॉलेज आपकी अखलाकियत, आपकी आपकी आपको जो है एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। नबी आते हैं लोगों को इंसान बनाने के लिए, नबी का काम है इंसान को इंसान बनाए, है ना। लोग यहाँ पर फंक्शन बनने के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई फंक्शन बना दो, फंक्शन बना दो, ये सारे मामला। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, देखें, साइंस नो मैटर हाउ डीप और कॉम्प्लेक्स है नेवर फिल्ड द इनसफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज। साइंस भले कितना बेहतरीन लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, बट साइंस कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, आप देखते हैं ना भाई, भाई रॉकेट साइंस है, थर्मोडायनेमिक्स और बहुत सारी चीजें, क्वांटम फिजिक्स है, कितना भी डीप से डीप कॉम्प्लेक्स रहता हो, उसमें सफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज तो कभी उसमें बाला नहीं पड़ा। मतलब उसको हर वक्त एक लैंग्वेज मिल ही जाता है, उसमें हर वक्त एक ना एक सिंबल आ ही जाता है। अब देखें, अल्फा है, बीटा है, बड़ा पी है, छोटा पी है ना, रो है, और बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, एक सिग्मा है ना, बड़ा डब्लू है, छोटा डब्लू है ना, बड़ा एम है, छोटा एम है, बड़ा वी है, छोटा वी है, बड़ा वी पूरा वॉल्यूम, छोटा वी स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो हर साइंस के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज के लिए भी लैंग्वेज है, उसके छोटे से छोटे चीज के लिए भी सिंबल्स हैं। आर्ट बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल कैरेक्टर हैज ऑलवेज लुक फॉर एक्स्ट्रा लिंगुअल मीन्स। आर्ट क्योंकि स्पिरिचुअल से मैटर, उसका मादा से मतलब नहीं है, उसका मामला दिल से है, इसलिए वो हमेशा जबान उसको नहीं, मतलब उसका उसका समझते हैं ना, लैंग्वेज शॉर्ट पड़ जाती है। इसलिए आप कोई बेहतरीन चीज देखते हैं, है ना, इसलिए आप देखते हैं कोई बेहतरीन एकदम नज़ारा, या कोई बेहतरीन किताब पढ़ते हैं, या बेहतरीन कोई फिल्म किसी ने देखी हो, एकदम उसमें अच्छी मीनिंग वाली कोई फिल्म है, तो आप देखते हैं, आप उसको बयान नहीं कर पाते, आप उसको जो फीलिंग अपनी बता नहीं पाते, क्योंकि फीलिंग बताई नहीं जा सकती, ये फीलिंग का मामला आपकी जात, आपकी कल्ब से है। तो अब जबान पर आ नहीं पाते, अब बताते यार कैसे बताएं, मतलब इतनी अच्छी है कि वो बताया नहीं जा सकता, इस तरह का, क्योंकि आर्ट ऐसा होता है। आर्ट अब देखना, कहीं आपने देखा ये इतनी खूबसूरत, अब ये खूबसूरत में वो कैद नहीं हो सकती उसकी खूबसूरती, आ रही बात समझ। मेरे अल्फाज कम पड़ जाएंगे, उसकी खूबसूरती इससे बालातर है, मेरे अल्फाज कम हैं, इस खूबसूरती उसकी ज्यादा है। ये चीज है कि आप आर्ट को अपनी जबान में बयान नहीं कर सकते, किसी भी आर्ट को, है ना। ये कितनी खूबसूरत है यार, ये पहाड़ कितना खूबसूरत है भाई, ये कितना खूबसूरत है, और ये कितनी खूबसूरत है, और ये कितना खूबसूरत है, क्योंकि खूबसूरती को आप लैंग्वेज में बता ही नहीं सकते, है ना, आप उसको बता ही नहीं सकते। और साइंस जो है, साइंस तो भाई सब चीजों के लिए भाई वो सिंबल यूज करता है, बड़ा पी, छोटा पी, बड़ा डब्ल्यू, छोटा डब्ल्यू, अल्फा, बीटा, गामा, और एक तो भाई वेव इक्वेशन के लिए एक स्क्रोंजर कुछ करके एक होता है, पहले सेमेस्टर में पढ़ा था, अब याद करने की जरूरत नहीं है, खैर। तो वो बहुत सारे उसके सिंबल्स हैं, एकदम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज के लिए उसके पास वर्ड है, उसके पास मीनिंग है। आर्ट के पास आसान से आसान चीज देखने के लिए पास भी मीनिंग नहीं है। आर्ट में एकदम छोटी सी कोई चींटी देखो ऐसे चल करके जा रही है, आप उसको बता नहीं पाएंगे लोगों के पास, अरे यार ये मतलब है, बड़ा अजीब मामला है। जो मैंने पहले एक दफा स्टोरी भी लिखी थी कि इश्क को भी आप बता नहीं सकते, इश्क क्या है, इश्क को बयान नहीं कह सकता, इश्क मेरे अल्फाज से बालातर है, इश्क मेरे अल्फाज में कैद नहीं हो पाएगा, हक मेरे अल्फाज में कैद नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना बाला होता है। इश्क को बस महसूस किया जा सकता, उसको बयान नहीं किया जा सकता, उसको आप बता नहीं सकते, उसको आप रीजनलाइज, उसको जो रैशनलाइज नहीं कर सकते, उसको आप जो है कि डिकोड नहीं कर सकते। डिकोड साइंस होती है, कोड्स होते हैं, ह्यूमन फीलिंग्स डिकोड नहीं होती, ह्यूमन फीलिंग्स बस हैं, वो बस हैं, उनको ना बताओगे ना समझा सकते, जो समझा दिया गया तो इसकी नहीं, ना समझ गए मतलब ना नहीं समझ, वो समझा है, उसको समझाया भी नहीं जाता। आर्ट को समझा जाता है, समझा नहीं सकता किसी को। आपने देखा, आपका नजरिया इस तरीके से है, मैं इस किताब को बहुत मोहब्बत करता हूँ, इस किताब से, इस्लाम बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। अब मैं कितना भी इस पर लिख दूं, आप मेरी मोहब्बत को नहीं समझ सकते हैं। आपके नजर में इस किताब की कुछ और मोहब्बत होगी, मेरी नजर में कुछ और मोहब्बत है। हम उसको अल्फाज का जामा नहीं पहना सकते, हम उसको अल्फाज में नहीं पिरो सकते।
आर्ट और फीलिंग्स, इंसान के जज्बात, उसका इश्क खुदा के लिए, ये कभी उसको जो है आप उसको बयान मतलब इस तरह से नहीं कर सकते कि हम जो उसको बता सके, बयान कर सके। ये मामला है। आर्ट, इश्क, हक, ये सारी चीजें अल्फाज के जी कभी मोहब्बत कभी क्वांटिफाई नहीं हो सकती। मोहब्बत जहां क्वांटिफाई हो गई वो मोहब्बत नहीं रही। इश्क जहां क्वांटिफाई हो गया वो इश्क ना रहा। जो हक क्वांटिफाई हो गया वो हक ना रहा। हक का मामला ये कि दिल पहले कबूल कर ले। हक हक का मामला ये कि दिल पहले समझता है, अकल बाद में। आपको पहले पता चल जाता है ये सही बोल रहा है, भले दलील दे ना दे, दिल पहले जानता है। दिल आपका पहले उसको परसीव करता है, हक को, इश्क को, आर्ट को। दिल बहुत बड़ा है, दिल असल मामला है, अकल से बड़ा दिल होता है। ठीक है ना। अल्लामा लिखते हैं ना, ऐसा दिल जो अकल का गुलाम हो, नहीं क्या है, अकल का जो गुलाम हो दिल, वो दिल ना कर कबूल, ऐसे करके टीपू सुल्तान वाली नज़म में, उसमें टीपू सुल्तान की नसीहत करके है, उसमें ये वाला एक जुमला हम याद नहीं आ रहा सही से, कहते हैं ऐसा दिल जो अकल के जेर तरबियत, अकल उस पर गालिब है, ऐसा दिल ना कर कबूल। ठीक है ना, तो वो मामला है, या ऐसा अकल ना कर कबूल, ऐसा करके कुछ था, याद नहीं हमको। इस तरह का मामला था कि जो आप अपने दिल, आप किसी भी फीलिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। इश्क को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इश्क का कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है। इश्क जहां क्वांटिफाई हो गया वो इश्क ना रहा। ठीक है जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुरान को हम लोग 100% परफेक्ट जो है कि उसकी तफसीर ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते। उलमा खुद कहते हैं कि ये हमारी समझ के हिसाब से इतना है, इतना है, इतना, इतना सारी चीजें। आप उसको कभी मुकम्मल, हाँ आप जान सकते हैं, आप अल्लाह को कुल्ली तरीके से नहीं समझ सकते, है ना। आप बस खुदा से मोहब्बत कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि खुदा, इश्क जरूरी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह के नबी की जात बहुत बालातर है। ये लोग बेवकूफ हो गए आज का एक लोग कि उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को अपने जैसे समझते हैं। क्या करते हैं, कहते हैं हमारी तरह, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इस तरह के अल्फाज। भाई लॉस ऑफ अदब जिसको हम कहेंगे कि नबी भी तो आपकी तरह, ठीक है बशर, तो हम भी कह रहे हैं बशर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी भी बशर है, बिल्कुल, उसका कोई रद्द नहीं, क्योंकि कुरान कह रहा है बशर है। लेकिन नबी की जो वो मकामात हैं, मेराज इंसानी पर जाने वाला एक लौता मखलूक, एक लौता मखलूक, इवोल्यूशन में सबसे टॉप पर जो एक लौता मखलूक, जो खुदा का हबीब है, जो जन्नत में सबसे पहले जाएगा, जिसके लिए जन्नत में एंट्री सबकी होगी, वो आलीशान, उसका तो कोई बयान नहीं। मेरे अल्फाज कम हैं, मेरी जबान गंदी है, नबी की अजमत बहुत बड़ी है, मेरी जबान खत्म हो गई, मेरे है ना, अल्लाह के नबी का बयान ही बहुत बालातर है, अल्लाह के नबी का शान ही बहुत आलातर है। अल्लाह के नबी को हम बयान ही नहीं कर सकते। आई बात, आप बस मोहब्बत कर सकते हैं अल्लाह के नबी से, उनके इश्क में, उनके मोहब्बत में आप उनकी पैरवी कर सकते हो, उनकी सुन्नतों पर पूरा का पूरा उतरने की कोशिश कर सकते हो। समझना समझाना जहां आ जाएगा भैया, खत्म। लोग कहते हैं ना सुन्नत क्यों पढ़ना, ये क्यों जरूरी है, और इमामा क्यों जरूरी है, टोपी भी पहन सकते हैं, ये क्यों जरूरी है और वो क्यों जरूरी है। इश्क को समझना समझाया नहीं जाता। इश्क है तो है, ना है तो फिर ना है ना। इश्क आप कुछ नहीं कर सकते, इश्क के मामले में कोई रैशनलिज्म और कोई दलील काम नहीं आती। इस वजह से रोजे क्यों रखते हो, इस वजह से हेल्थ बेनिफिट्स, या नमाज क्यों पढ़ते हो, ये कोई नहीं। खुदा से इश्क है, अल्लाह के नबी से इश्क है, इसलिए करते हैं भाई, है ना। ये वजह है बस, इश्क की कोई दलील नहीं। ठीक है ना, क्योंकि दलील एक वक्त में खत्म हो जाएगी, दलील को दलील काट देगा, है ना। आप दलील लाओ, दूसरा पार्टी आपसे जबरदस्त दलील ला दे, दलील को दलील काट देगा। इश्क को कोई चीज नहीं काट सकती है, इश्क है तो है भाई, उसको कोई चीज नहीं काटती है। इसलिए इश्क पैदा करिए, अल्लाह से इश्क जिस दिन आ गया तो भाई मजा आ गया, फिर तो भाई मामला ही सुलझ गया ना, फिर तो काम ही हो गया ना। ये इश्क हकीकी पैदा करना होगा हम लोगों को। यही चीज है जो मैंने बताया कि आप किसी चीज को जस्टिफाई और वर्ड्स नहीं दे सकते, आर्ट का वर्ड्स नहीं दे सकते। पेंटिंग इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पीच, अ स्पेशल विजुअल वर्ल्ड वेयर अ पेंटर सर्व्स हिमसेल्फ। पेंटिंग को आप कभी भी अपने वर्ड में नहीं समझा सकते कि भाई पेंटिंग ऐसी थी वैसी थी, नहीं यार। वो कितना भी आप उसको एक एक नुक्ता उसका बयान कर देना, तब भी वो पेंटिंग देखने वाले के नजर में बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। पेंटिंग है ही अलग चीज। पेंटिंग आंख का देखा हुआ, कान का सुना हुआ बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ठीक है ना, ये चीजें हैं। ठीक है ना, स्पेशल विजुअल पे द पेंटर सर्व्स हिमसेल्फ। पेंटर अपनी ख्याली दुनिया को, पेंटर अपनी एक क्रिएशन को आपके सामने ला देता है। ये काम करता है पेंटर। पेंटर एक चीज को वजूद देता है और उसको आपके सामने ला करके दे देता है, आप उसको बयान ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसलिए पेंटर सिर्फ अपनी पेंटिंग को अगर कोई तशरीह दे सकता है वो पेंटर दे सकता है। कोई आदमी अपनी बात का तशरीह दे सकता है वो वही आदमी दे सकता है। आ रही है बात समझ।
अगर किसी पर कोई चीज आई है तो वही आदमी हक रखता है कि वो बताए। अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूं तो फिर आप ये नहीं कहोगे कि उसका मतलब ये था या उसका मतलब ये था या इसका मतलब ये था। मेरे बातों का मतलब मैं ही पहना सकता हूं, सिर्फ मैं, कोई हक नहीं रखता। इसलिए जब अल्लाह के नबी पर कुरान आई तो अल्लाह की नबी की जिंदगी ही कुरान की तफसीर है। इसलिए हम कहते हैं बिना सुन्नत के, बिना हदीस के कुरान नहीं समझा जा सकता, क्योंकि नबी पर कुरान उतरी है। तो नबी को हटा दूंगा तो कुरान नहीं समझ में आएगी, वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। नबी की जिंदगी जरूरी है, क्योंकि नबी पर कुरान आई है। नबी सबसे पहले हैं जो बताएंगे कुरान क्या है क्या नहीं है, क्योंकि नबी पर उतरा है। आ रही बात समझ? तो जो पेंटर है उसी तरीके समझे कि पेंटर पेंटिंग बना रहा है तो वो तशरीह करने के काबिल है। एक ऑथर जिसने पोएम लिखी है वो बताएगा मैंने क्या मुराद क्या नहीं लिया, आप नहीं बताएंगे। It is the world unto itself, a metaphysical phase, and which critique cannot explain, since critique is dependent on language. critique कोई भी किसी का रद्द करता है, तनकीद की जाती है। तनकीद क्या होता है? तनकीद अल्फाज में कर जाता है ना, ये गलत है, ये सही है, वो सही है, ये गलत, अल्फाज आ गया उसमें। और हम तो कह रहे हैं आर्ट में तो अल्फाज ही नहीं है, आर्ट को तो अल्फाज से बालातर है, इश्क तो अल्फाज से बालातर है, इश्क का तो कोई अल्फाज नहीं है ना। ये ना मुद्दई, वो अल्लामा गालिब यही कहते हैं ना, हो मुद्दई का हम सफर गालिब, कयामत हो के है हो मुद्दई का हम सफर गालिब। ये वो काफिर है कि खुदा को भी सौंपा ना जाए है हमसे। ये ऐसा आदमी है कि इसको समझ ही नहीं आता है। मुद्दई मतलब वो होता है जो इश्क का बगावत करता है, जो अपने जहन को लेकर के आता है, तो दलील लाओ और ये लाओ और वो लाओ, ये सारी चीजें। ठीक है, तो हमारा मामला ये था। अब वक्त ज़्यादा हो चुका, हम देखते हैं कल कहाँ से हम शुरू करेंगे। आर्ट एंड रिलीजन, ये कल हम यहाँ से शुरू करेंगे। आर्ट एंड रिलीजन, हम पुरानी चीज़ें हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें बात कर ली और यहाँ तक हम लोग आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी को कोई सवाल हो आज के मामले में तो पूछ लें, फिर आज हम लोग होमवर्क के बारे में डिस्कस कर ले, ज़रा क्या रहना चाहिए। बोलो जी, सवाल है या नहीं है? जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है, बादा व जाम से गुजर, नहीं हूरो ख़याम से गुजर, बादा व जाम से गुजर। दुनिया की इन चीज़ों से निकल जाओ। सवाल नहीं है इंशाल्लाह, लग नहीं रहा है। अच्छा, तो हम लोग जो है ये सेट कर लेते हैं, असाइनमेंट सेट कर लेते हैं। अमान भाई बताइए। असाइनमेंट आज तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। कोई ऐसा कंक्लूसिव क्वेश्चन भी नहीं निकल के आया। वही ना, आज हम लोग ने बस बड़ा मस्त बात कर लिया। साइंस, हम्म, आर्ट और साइंस के बीच के डिफरेंसेस पर तो लिखा ही हुआ है। आज आपका कोई असाइनमेंट ऐसा सच है नहीं, आप अपने से आपको जो लगे। आज हम क्योंकि आर्ट की बात कर रहे हैं। आज आज पहले ही क्वेश्चन रहेगा, जो पहला हाँ, क्वेश्चन जो है ना पहला समराइज क्वेश्चन करने था वाला। वो, और जो आपको अच्छा लगे। हम्म आपको लगे कि मैं अब इश्क हकीकी पर कुछ लिख सकता हूँ तो लिख दो। आप बताओ कि इश्क का महवर दिल, हक का महवर दिल, आर्ट का महवर दिल, उसी तरीके से साइंस का महवर दिमाग, रीजन का महवर दिमाग, है ना, एथिज्म का महवर दिमाग। तो ये सारी चीजें आप लिख दो। अरे भाई, इस तरह से कुछ भी आप लिख दे, आपको फुल अथॉरिटी आज हासिल। कुछ कुछ आर्ट बना के लाइए आप लोग हाँ, अपने लिखने में। अरे बाप रे बाप। एक एक पोयम लिख दे, चले आर्ट्स की बात हो रही है ना भाई। नहीं यार, सब लोग नहीं लिख पाएगा यार, हाँ ऐसी बात वही ना, आर्ट चैट जीपीटी से पूछ लीजिए। हम भी नहीं लिख पाएंगे, हकीकत तो ये है, हम भी नहीं। अरे तुम लिखने लगोगे तो अभी फिर बात अरे दूसरी हो भैया जाएगी। चुप हो जाओ। जिन लोगों ने आर्ट्स स्ट्रीम ली थी वो इस क्लास की रिकॉर्डिंग अम्मा वो बिल्कुल भाई। हाँ, ये काम हम्म, अच्छा है। आर्ट्स लेना, आर्ट्स होने आज की आर्ट्स भी है जो ना, वो भी वो वाला आर्ट है। आज की जो आर्ट है वो भी मटेरियलाइज्ड आर्ट है। ये वाली आर्ट नहीं है। वो आर्ट भी समझिए मादा परस्ती वाला आर्ट है। इस वाला आर्ट का मतलब ये प्रोफेन आर्ट हो गया। पोएट्री, जी, पोएट्री किसी को लिखनी आती हो तो लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। जिसको आती है वो लिख दे, नहीं तो वही है ना कि आज जो जिसको जो मतलब आता कुछ है लिख दे, अपना अपने अपने से। जवाब में आज एक आर्टिस्टिक सेंस लेकर आओ, बस ये है। बस आर्टिस्टिक सेंस, आपको जो अच्छा लगता है। आप एक पेंटिंग कर दो। चलो, आपने एक पेंटिंग बनाई, आपने कैलीग्राफी की, उसकी फोटो आज आप भेज देंगे कि मैंने आज ये किया, मैंने आज क्रिएट किया, कुछ कुछ क्रिएट करना है। ठीक है, आपको कुछ क्रिएट करना है। आपको किसी चीज को अपने हाथों से वजूद में लाना, पहले वाली चीज नहीं जो पहले से थी, नहीं नहीं। अपने से कुछ लिखो, अपने से कुछ पोइट्री लिखो, कुछ एक ऐसे लिखो, एक कहानी लिखो कि मेरा नाम अमान है और मैं अलीगढ़ में रहता हूँ
और मेरी ये सब चीज़, ठीक है ना। कहानी नहीं, ये तो कहानी नहीं, तो हकीकत है, कहानी जिसमें एक रैंडम है। सलार सिकंदर नहीं रहना चाहिए उसमें भाई, बहुत घटिया आदमी है, उस तरह का नहीं, ठीक है ना। ठीक, अच्छा एक अच्छा एक कहानी लिखे आओ कि लगे कि नहीं यार ठीक है, ठीक है ना। मेरा दोस्त समदानी, इस पर कहानी, हाँ इस पर आप कहानी लिखे। एक जाहिल आदमी है समदानी नाम का, चश्मा लगाता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है, लेट कर देता है क्लास में, इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते पे लिख दिया हरिशंकर परसाई ने, आप लिख दें समदानी का इमामा, इस पर आप लिख देंगे एक पेज। कुछ भी आप लिख, समदानी की किताबें। हाँ समदानी किताबें लिख सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, कुछ ऐसा, आप कोई भी तो आंसर, आज की आपको समरी पसंद। भी अगर बस लिखेंगे इस हाँ, आज की क्लास की, हाँ। तो उसमें भी कुछ ऐसा रहे, कुछ आर्टिस्टिक सेंस निकल के आए आपकी लैंग्वेज में, सोते शाहीन या कुछ भी। बहुत अच्छा है। सोते सोते शाहीन एक है ना, एक शेर था, मैंने अब याद नहीं है सही से, पढ़ पाए कि ना पढ़ पाए, थे तुम अगर बढ़ा तो नहीं पढ़ाओ। ऐसे था उसमें, शाहीन के मामले में था, ऐसे था कि इकबाल को बता दे, हाँ असीरे असीरे जुल्फे रुखसारे नहीं, असीरे लबे रुखसारे नहीं यार, ऐसे था, असीरे रुखसारे लबे जाना हुआ मुस्लिम, ऐसे असीरे लबो रुखसारे जाना हुआ मुस्लिम, कोई इकबाल से कह दे शाहीन मर गए तेरे, ये था ऐसे। असीरे लबो रुखसारे लबे जाना हुआ मुस्लिम, कोई इकबाल से कह दे शाहीन मर गए तेरे। और मैंने इतना ज़्यादा किसी के इश्क में पागल हो गया है, उसको बता दो कि अब खुदा का इश्क उसके दिल से निकल गया, किसी और चीज़ का इश्क दिल में बैठाए हुए, अब उसके लिए जीता मरता है, ठीक है। मोहब्बत अलग चीज़ है, इश्क अलग चीज़ है। इश्क सिर्फ खुदा से होगी, मोहब्बत अल्लाह, मोहब्बत लोगों से होगी। हाँ ये वाली असीरो जुल्फ़े रुखसारो लबे जाना हुआ मुस्लिम, कोई इकबाल से कह दे शाहीन मर गए थे। उर्दू समझ आती है लेकिन शायरी समझ नहीं आती, आर्टिस्टिक सेंस नहीं है। आर्टिस्टिक सेंस तो कुछ समझने की जरूरत थोड़ी है, समझ में आना ही तो नहीं है, आपको बस समझ में आए, जो आपको समझ में आ रहा है वही है, ठीक है, जो आपको समझ में आ रहा है वही है। शायरी में जो जो जिसको जो समझ में आए वही उसकी शायरी। कैन वी डू कैलीग्राफी, हाँ हाँ, जो भी जिसको जो लिखना है वो कर दे भाई। भाई एलिया की शायरी समझ आने लगी, तारीफ तेरा। ये इन तरह के नाहिलिस्ट लोगों से दूर रहिए, ये लोग नाहिलिज्म फैला रहे हैं माशरे में। जॉन एलिया की जॉन एलिया वाला काम नहीं। अच्छा, तो अल्लामा सिंपली इकबाल। यही है, कुछ हाँ, भी ऐसा एक आर्टिस्टिक हाँ, से वैल्यू निकल के आर्टिस्टिक, आपके, कोई एक आपने एक आंसर भी, आज शायरी लिख समरी दी, भी आज की लिखे, हाँ, आज समरी, समरी भी आज लिखे, लैंग्वेज ऐसी एक आपने एलोक्वेंट कहानी रखे। लिख दी, है ना, कहानी आपने लिख दी, मेरा दोस्त मेरे घर का पेड़, एक बहुत अच्छी हो सकती है भाई। हम तो पहले बचपन में हमको लिखने आता था, हम इस तरह का लिख देते कि मेरे घर का अमरूद का पेड़। अब उस अमरूद के पेड़ के से रिलेटेड अपने जितने सारे आपने उसमें गुजारा, उस चीज़ों को लिख दो। अब देखते हैं, हम स्टोरी पर कभी कभी लिखते हैं बहुत अजीब अजीब चीज़, देखा उसको थोड़ा पर्सनिफाई करने की हाँ, कोशिश करिएगा। उसको आप देखे होंगे हम लिखते हैं ना, हाँ भाई यार चैट जीपीटी आ गया तो फिर घटिया हो गया, वो आर्ट नहीं है, कॉपी है, एवरी कॉपी इज चीप। ऐसे हम लिखते हैं, मेरे अम्मी ने मेरे कुर्ते को आयरन किया जाने से पहले शादी में। उस पर मैं लिखा कि भाई आगे आयरन करने की क्या जरूरत थी, मुझे तो आता है, अम्मी ने इसको आयरन क्यों किया, ये इश्क शो कर रहा है। और बहुत सारी चीजें कि अमान पर हमने लिखा था, है ना, अमान भाई का अलीगढ़ अलीगढ़ आना बारिश के वक्त में, ये इश्क है। और उन चीज़ों का एक आप अपना अपना ये दो ना इंटरप्रिटेशन, मैं अपने ख्यालात को बताऊंगा। आर्ट सब्जेक्टिव होता है, साइंस ऑब्जेक्टिव है। साइंस बताएगा ये सही ये गलत, आर्ट के लिए सब सही अगर सब गलत। समदानी अगर समदानी की तर्ज पे बताने लगे तो फिर वो चीप कॉपी हो जाएगी। हाँ, मेरे मेरे कॉपी पे अपनी, जी फराज भाई के घर पे जाना हो गया, वो एक मजेदार काम हो गया, तो उनका मेरा नजरिया, आप अपना नजरिया बताएंगे। मैंने एक चीज लिखी थी कुछ दिन पहले, तुमने उसका एक पहलू सेम टू सेम क्लास में बोल दिया, ले तेरा। तो आप और हम सेम आर्टिस्टिक सेंस शायद रखते हैं, नई चीज डेवलप कर लेंगे, क्रिएट करना बेसिकली। आज का वर्क है क्रिएट समथिंग, कैलीग्राफी करो, एक कहानी लिखो, एक शायरी लिखो, एक हिंदी का एक 2 पेज का आप कहानी लिख सकते हो, इंग्लिश का लिख सकते हो, किसी का भी। हिंदी लैंग्वेज कोई बुरी नहीं होती, पहले लोगों से ये दिमाग से निकालना हो कि हिंदी कोई बुरी चीज है, नहीं। अच्छी हिंदी होती है भाई, हिंदी साहित्य अच्छी चीज है, पढ़नी चाहिए। हिंदी अच्छी हिंदी है, उसमें लिख देते हैं, अच्छी इंग्लिश में लिख सकते हैं,
अच्छी उर्दू में लिख सकते हैं, उर्दू में कविता, उर्दू में शायरी लिख सकते हैं, हिंदी में कविता लिख सकते हैं, जिसमें जो जिसको जो अच्छा लगे वो कर ले आज, ठीक है, क्योंकि हम लोग आर्ट की बात कर रहे हैं, तो आर्ट में क्रिएट करो, हम लोग भी कुछ क्रिएट करेंगे, अमान भाई भी कुछ डालेंगे, फराज भाई भी डालेंगे, हम भी कुछ डालेंगे, ठीक है। चलिए, ये आर्ट वाले में हम लोग भी शामिल हैं आपके साथ, हम भी कुछ क्रिएट करेंगे, हम भी कुछ लिखेंगे, आप भी कुछ लिखेंगे और हम लोग डालेंगे, ठीक है। तीनों आदमी, हम लोग भी डालेंगे, आप लोग भी डालेंगे, मजेदार हो गया। हम तो चलिए, लिखते हैं, स्केच ही बना देंगे। चलिए ठीक है, जानदार की मत बनिएगा। तो रिकॉर्डिंग हम पहले बंद कर ले।